आज जो मैं सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि उसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक दुनिया में नहीं रहता, बल्कि हर एक पैरेलल वर्ल्ड में घूमता रहता है और सभी ह्यूमैनिटी को बचाता रहता है। और जो जब तक पैरेलल वर्ल्ड में घूम घूम के सभी अर्थ के ह्यूमैनिटी को बचाता रहेगा, तब तक उसका सिस्टम उसे पॉइंट देता रहेगा और वो पॉइंट को यूज करके वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि पूरा का पूरा इंटर स्पेसशिप भी खरीद सकता है। और बहुत सारे लोग समझेंगे ये मानवा ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, लेकिन नहीं, ये मानवा अलग है। और आप जिस मानवा के बारे में बोल रहे थे, उसका राइटर और इसका राइटर बिल्कुल ही सेम है। इसी वजह से इनका दोनों का मेन कैरेक्टर बिल्कुल ही एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनका स्टोरी लाइन बिल्कुल ही अलग है। अगर आप सभी लोग इस तरीके के मानवा में इंटरेस्टेड है तो फिर ये वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको इसमें मजा आने वाला है। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो ये सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक वर्ल्ड को दिखाते हैं जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा था और पूरा वर्ल्ड अंधेरे की तरफ जा रहा था। तभी उसी वर्ल्ड में एक आदमी को दिखाते हैं जो कि नीचे से एक कैन उठाकर बोलता है ये कैन टूट चुका है, लेकिन मैं ये होप करता हूँ कि इसका खाना गंदा ना हुआ हो या फिर मुझे आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी उसे साइड में ही कुछ आवाज सुनाई देता है और जैसे ही उस डायरेक्शन की तरफ देखता है, वहां पर एक आदमी दौड़ते हुए आ रहा था और उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो लोग एक्चुअल में लोग नहीं थे बल्कि एक जॉम्बी थे। और वही आदमी दौड़ते हुए उसके पास रहा था, लेकिन जब ये देखता है उसके पीछे बहुत सारे जॉम्बी है, इसलिए वो अपना बैग को वहीं पर ही फेंक कर वो भी आगे भागने लगता है। लेकिन तभी उससे आसमान में कुछ दिखाई देता है और हमें दिखाते हैं उस अंधेरी आसमान में एक बहुत ही बड़ा लाइट जल रहा है और उसी लाइट से एक बीम का अटैक आता है, जो बीम का अटैक डायरेक्टली जाके वो जॉम्बी को लगता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन वहां पर जो दो रियल लोग थे उसको किसी ने बचा लिया था एक बबल को क्रिएट करके। फिर हमें वो पर्सन को दिखाते हैं जो कि वो अटैक को किया था और वही पर्सन था हमारे इस मानवा का मेन कैरेक्टर और उसका नाम है सैन। फिर वो बोलता है लगता है कि ये हमारा लास्ट वेव है, इसके बाद और कोई नहीं आएगा। लेकिन उसके साइड में बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए और सैन भी इसको देख लेता है और बोलता है लगता है कि अभी तक ये सब लोग खत्म नहीं हुए, मुझे फिर से कोई अटैक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से अपना एबिलिटी को यूज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में वहां पर बहुत सारे जॉम्बीज मरने लग जाते हैं। और वो अटैक इतना बड़ा था 1 किलोमीटर दायरे के अंदर जितने भी जॉम्बीज थे वो सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन उस अटैक की वजह से बहुत सारे बिल्डिंग और हाउस डिस्ट्रॉय हो चुके थे, इसलिए वो अपना सिस्टम को एक्टिवेट करता है और सिस्टम के द्वारा वहां का ग्राउंड को रिस्टोर कर देता है। जैसे वो अपना स्किल को एक्टिवेट करता है, वहां पर जितने भी डिस्ट्रक्शन हुए थे या फिर जितने भी बिल्डिंग के टुकड़े पड़े थे वो फिर से जाके री अटैच हो जाता है। और जो दो लोग हवा में बबल के अंदर बंद थे वो लोग भी इस नजारे को देख रहे थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिटी रिस्टोर हो रहा था। जहां पर भी टूटा फूटा था वहां पर सभी जगह फिर से री अटैच हो रहा था और उसी की वजह से वहां पर एक पॉजिटिव लाइट आ चुका था ग्रीन कलर का। फिर वहीं पर ही एक इंसान अपने साथी को बोलता है मुझे लगता है कि इस पर्सन को मैं कहीं ना कहीं तो देखा हूँ। और उसका साथी भी बोलता है कहाँ पर, तुम जल्दी से बताओ ये एक्चुअली है कौन। फिर वो बताता है मैं जब आर्मी में था तब ये पर्सन हमारे पास आया था अपना एक वैक्सीन लेके और हमें बोला था जब आगे जाके जम्बी का वायरस फैलेगा तो फिर ये वैक्सीन हमारा बहुत ही काम आएगा। लेकिन उस टाइम पर कोई भी उसके ऊपर बिलीव नहीं किया, यहाँ तक कि मैं भी उसके ऊपर बिलीव नहीं करता। लेकिन उसी गलती की वजह से हमारा वर्ल्ड ऐसा हो चुका है, हर जगह जॉम्बी आ चुके हैं। ये सब कुछ हमारा खुद का ही कर्मों का परिणाम है। लेकिन अभी वही पर्सन यहाँ पर आके सभी को सेव कर रहा है, ये जरूर से हमारे लिए एक गॉड के जैसा है। हम में से कोई भी उसके ऊपर बिलीव नहीं किया, लेकिन फिर भी वो हमको आके बचा रहा है। फिर कुछ समय बाद जब सिटी रिस्ट्रक्चर हो जाता है, सैन हवा में खड़ा हुआ था और बोलता है लगता है कि ये वर्ल्ड कम्प्लीटली सेव हो चुका है। और उसका सिस्टम भी उसे बोलता है हाँ तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, कंग्रेचुलेसन तुम्हें। और तभी जितने भी वहां पर लोग बचे हुए थे वो सभी लोग सैन को देख के प्रे करते हैं, क्योंकि उन सभी को सैन एक गॉड की जैसा लग रहा था। तभी उसका सिस्टम भी उससे बोलता है आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बहुत ही मेजर रोल किया है इस वर्ल्ड को सेव करने के लिए, और जो बाकी रोल है वो इस वर्ल्ड का लोग पूरा कर देंगे ताकि उनको पता चल सके इस जैसे सिचुएशन में कैसे सर्वाइव किया जाए। और चैन भी बोलता है हाँ मेरे द्वारा जितना भी हो सकता था मैं कर चुका हूँ, अभी इन सब के ऊपर है वो आगे जाके कैसे जीते हैं। और सिस्टम उसे बोलता है आपको इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इस वर्ल्ड के पीपल के साथ ज्यादा अटैच हो जाते हो तो फिर ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है आगे जाके। और सैन भी ये बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाता था और इन सभी बातों को सुन के वहाँ का लोगों को भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है और वो सभी लोग कुछ सैन को देख के अपना सेवियर और गॉड मानते हैं। और सभी लोग बोलते हैं प्लीज हमको छोड़ के यहाँ से वापस मत जाओ, क्योंकि आप हमारे गॉड हो, हम दिन रात आपका प्रे करेंगे और आपका एक मंदिर भी बना देंगे ताकि आपको फ्यूचर में आगे जाके कोई भी भूले ना, क्योंकि आप खुद हमारे वर्ल्ड में आकर हम सभी का जान बचाए हो। लेकिन सैन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था और उन सभी को बोलता है सॉरी इस वर्ल्ड में मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मेरा टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का। अभी जो बाकी तुम्हें आगे करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात याद रखना, तुम्हारी सर्वाइव होना यानी तुम्हारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसका सर्वाइव होने के जैसा है, क्योंकि अगर तुम सभी लोग मर जाओगे तो फिर ह्यूमन इस वर्ल्ड में बाकी बचेगा ही नहीं। इसलिए आगे जाके तुम्हें ये ध्यान रखना दोबारा से ये सिचुएशन कभी ना आए। फिर अपने सिस्टम को बोलता है सिस्टम चलो मैं रेडी हो चुका हूँ, और सिस्टम भी बोलता है टोपी ठीक है आपका नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने का टाइम आ चुका है, मैं आपके लिए एक वर्म होल लेता हूँ ताकि आप इस वर्ल्ड
वर्ल्ड से दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में जा सके और चैन उस वर्महोल के अंदर एंटर करके वहां से चला जाता है। फिर हमें दूसरे ही सीन में एक दूसरे वर्ल्ड को दिखाते हैं जहाँ पर सब कुछ ठीक था और बहुत ही अच्छा चल रहा था। यहाँ का सभी चीज अपने टाइम पर ही हो रहा था। इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा खास मेजर प्रॉब्लम नहीं आया था। लेकिन तभी अचानक से एक दिन के समय उन सभी लोगों के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है, जिस पोर्टल के अंदर हमारे इस मानवा का मेन कैरेक्टर यानी सेन निकलता है। और सभी लोग जो भी नीचे थे वो सभी लोग इसको देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी हवा में उड़ नहीं सकता था जैसे कि एक नॉर्मल वर्ल्ड में होता है। और सेन भी सिस्टम को पुकारता है। फिर सिस्टम बोलता है, मैं हाजिर हूँ आपके न्यू वर्ल्ड में न्यू सेवा करने के लिए। लेकिन ये न्यू वर्ल्ड के बारे में कुछ पता चले उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका जो पिछले वाला वर्ल्ड था उस वर्ल्ड में आप 2 मिलियन पीपल को सेव किए हैं, जो कि उस वर्ल्ड का 0.0028% होता है, जिसके वजह से उस वर्ल्ड का ह्यूमन सिविलाइजेशन बच पाया है। हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी एक पर्सन को बचाते हो तो फिर आपको 1 पॉइंट मिलता है। इसी वजह से आपको 2 मिलियन पॉइंट मिल जाता है उस वर्ल्ड को बचाने के लिए। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आप अभी क्वालिफाई हो चुके हो एक सेवियर बनने की। और सैन भी मन में सोचता है, क्या एक सेवियर, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल है मेरे लिए। अगर मैं उस वर्ल्ड में अपना पॉइंट को एक्सचेंज करके एक यूनिवर्सल कोर नहीं खरीदता होता तो फिर वो वर्ल्ड अभी तक डिस्ट्रॉय हो चुका होता। यहाँ तक कि मैं उस वर्ल्ड में आसानी से ट्रैवल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हर जगह जंबी फैल चुका था। लेकिन फिर भी मैं बहुत ही गिल्ट महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना सारा पावर होने के बाद भी मैं सिर्फ उस वर्ल्ड का कुछ ही लोगों को बचा पाया। इस वजह से मेरा हिम्मत नहीं था उन सभी के आगे मेरा आइडेंटिटी को रिवील कर सकूं। फिर सेन सिस्टम को भी बोलता है, तुम्हें पता है ना सरम का मतलब क्या है? और सिस्टम भी बोलते हैं, हाँ मुझे पता तो नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ये स्किल को मास्टर कर दूंगा। लेकिन आप इन सब डिटेल के बारे में बिल्कुल सोचो मत। हमारा जो मिशन है वो सिर्फ ह्यूमन सिविलाइजेशन को बजाय रखना। कितने लोग मरे या फिर कितने नेशन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं हमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस वर्ल्ड में कुछ ह्यूमंस है तो फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे कंटिन्यू हो सकता है, और यही हमारा मेन मिशन है। लेकिन ये सिस्टम भी धीरे धीरे करके अपडेट हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारा पॉइंट कमाना पड़ेगा ताकि ये सिस्टम 9th ऑर्डर को रीच कर सके। उसके लिए आपको 950 बिलियन पॉइंट कमाना पड़ेगा। और सैन भी मन में सोचता है, ये इतना भी इजी नहीं होगा मेरे लिए, मैं मेरे होम प्लेनेट पर वापस जा सकूं। लेकिन इस टाइम इतना भी बुरा नहीं है। मैं लास्ट टाइम जब उस वर्ल्ड में सभी को बचा रहा था उस टाइम मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं उसको यूज करके इस वर्ल्ड को आसानी से बचा सकता हूँ और बहुत सारे पॉइंट को भी कमा सकता हूँ। इसलिए मुझे ये सब अकेला करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि मुझे कब्जाना है, और उसके साइड में ही बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी उसकी तरफ आ रहे थे। और सैन बिन सभी को देखे स्माइल पास कर रहा था और सिस्टम को बोलता है, चलो फिर ठीक है, हमारी लोकेशन को चेंज करते हैं। पहले तुम मुझे ये इस वर्ल्ड के बारे में पूरे डिटेल में बताओ ताकि मैं वर्ल्ड को अच्छे से समझ सकूं। फिर सिस्टम उसे बताता है ये वर्ल्ड अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बल्कि डिस्ट्रॉय होने की कगार पर पहुंच चुका है। और ये प्लेनेट पृथ्वी नंबर HDE 878 है, जो कि SAD 22342 डायमेंशन में प्लेस करता है। इस वर्ल्ड में सभी जगह बहुत ही शांति है। यहाँ पर बहुत इकोनॉमिक्स का ग्रोथ भी हो रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है फूड मार्केट, क्योंकि ये फूड मार्केट बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है इस वर्ल्ड में। बट रिसेंटली ये वर्ल्ड वेदर का एक नेगेटिव इम्पैक्ट को भोग रहा है, क्योंकि इस वर्ल्ड में टेम्परेचर बहुत ही हाई हो चुका है, अपने पीक पर आ चुका है। इस वर्ल्ड का जो एनर्जी फूड रिसोर्सेस है वो बहुत ही तेजी से डिक्रीज होते जा रहा है। और सैन भी बोलता है ये वाला वर्ल्ड बहुत ही सिमिलर है मेरे होम टाउन के जैसा। लेकिन तभी सैन के पीछे ही 2 एजेंट उसका पीछा कर रहे थे। फिर हमें वो 2 एजेंट को दिखाया था जो कि घूर घूर के सैन को ही देख रहे थे, और सिस्टम भी इसको सेंस करके सैन को बताया जाता है, आप अभी डिस्कवर हो चुके हो, अगर आप चाहते हो अपना पॉइंट को कंज्यूम करा के अपना आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हो। लेकिन सैन उसे मना कर देता है और बोलता है ये बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है, हम ऐसे ही उसको बर्बाद होने नहीं दे सकते। मैं भी जरा देखना चाहता हूँ ये वर्ल्ड का जो टॉप पावर्स है वो किस लेवल पर पहुंच चुका है। तभी सैन के पीछे से ही कोई बुलाता है उसे, और वो एक लड़की था, और बोलता है हमारे पास आके हमारे हाउस में एक न्यू डिश को ट्राई कर सकते हो जो कि हम अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं। लेकिन सैन उसे मना करता है और बोलता है मैं बहुत ही बिजी हूँ इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता। लेकिन वो लड़की बोलता है ये फ्री है, और फ्री का नाम सुनकर सैन बिल्कुल ही पहुंच जाता है उनके डाइनिंग टेबल पर, और सैन के साथ साथ और 3 बेवकूफ भी वहाँ पर बैठे हुए थे और वो लोग बातचीत कर रहे थे। मैं ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मिस मो पर्सनली आके हमारे लिए कुक करेंगे, आज सच में हमारे लिए एक लकी डे है। दूसरा आदमी भी बोलता है या मैं ये भी सुना हूँ ये उनका फर्स्ट पार्टी है उनका डेब्यूट के बाद, मैं अभी भी यकीन नहीं कर सकता हम जो अभी खाने वाले हैं वो मेरे गॉडेस के हाथों से बना हुआ होगा। और सैन भी ये सब बात सुनकर बिल्कुल ही कंफ्यूज था। फिर तभी साइड में से मिस मो आ जाता है और सभी को बोलता है सॉरी तुम सभी को इतना देर वेट करवाने के लिए, मुझे पता है तुम सभी लोग बहुत ही बिजी हो गए, लेकिन तुम्हारे बिजी शेड्यूल से टाइम निकल कर आप सभी लोग यहाँ पर मेरे हाथों बनाए खाना को चखने के लिए आ चुके हो, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं जो खाना को बनाया हूँ आज उसका नाम ब्लोसम एमंग द फ्लावर है। फिर ताली मार के वहाँ पर 3 वेटर को बुलाया जाता है जो कि यहाँ पर आके सैन को भी परोसते हैं, और सैन भी जब खाने को देखता है उसे बहुत ही अच्छा लगता है ये खाना। फिर वो टेस्ट करता है, चॉपस्टिक से एक टुकड़ा उठाकर
और जैसे ही एक बाइट लेता है उसके मुंह में फ्लेवर का धमाका हो जाता है। वो ऐसा टेस्ट कभी भी नहीं चखा था। ये उसके लिए एक यूनिक टेस्ट था जो कि दुनिया में आने के बाद ही उसे पहली बार अनुभव हुआ है। ये एक ऐसा फील था जैसे कि तुम पूरा का पूरा स्प्रिंग सीजन को ही खा चुके हो। और चैन के लिए ये बहुत डिलीशियस था क्योंकि जब से वो सिस्टम लिया है और आपने वर्ल्ड से बाहर जाकर दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल किया है तब से इतना डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया है। वहाँ पर मिस मोमी सैन को देख लेती है और सैन के पास आकर बोलती है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ मेरा काम कैसा लगा आपको। और सैन भी अपना पर्सनालिटी को ठीक करके वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है ये अच्छा है, सच में ये बहुत डिलीशियस है। इसको खाने के बाद मैं इस वर्ल्ड से बहुत ही प्यार करने लगा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने बहुत ही वंडरफुल चीज को इस दुनिया में इंट्रोड्यूस किए हो, इसलिए मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ इस वर्ल्ड का जो सिविलाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय कभी नहीं होगा। और मिस मो भी इसको समझ नहीं पाती, लेकिन फिर भी वो बोलती है कि आप मुझे पूरा डिटेल में समझा सकते हो क्योंकि मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही। बट सैन मना कर देता है और बोलता है मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है तुम्हें पूरा डिटेल के बारे में समझाने के लिए, क्योंकि जो तुम्हारे पीछे दो एजेंट खड़े हैं वो मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं। मिस मो भी पीछे मुड़ के उन दोनों को पूछता है तुम दोनों आखिरकार कौन हो। उनमें से एक आदमी बोलता है मैं हूँ चीफ चायोंग झा और मैं स्पेशल अफेयर ब्यूरो से आया हूँ, हमें वो जेंटलमैन के साथ कुछ बातचीत करना है। और वहां पर मिस मो भड़क जाती है और बोलती है तुम सभी लोग बहुत ही रूड हो, तुम्हें तो पता ही होगा ये एक फूड टेस्टिंग बैंक्वेट है, तुम लोगों को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है ये बैंक्वेट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जैसे मैं तुमको अलाउ नहीं कर सकता मैं गेस्ट के खाने के टाइम इंटरप्ट करने के लिए। फिर उनमें से एक एजेंट बोलता है मिस मो प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और हाँ और हम भी आपको बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं आज से, लेकिन आपके जो पीछे एक पर्सन बैठा है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और उसकी वजह से ही हम यहाँ पर आए हैं। और सैन भी बैठे बैठे उन सभी को बोलता है कुछ ही घंटे हुए होंगे तुम सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हो, तुम सभी के पास बहुत सारा डाटा भी होगा, तुम्हारा कॉर्पोरेशन भी बहुत ही बड़ा होगा और तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम बहुत ही हाई रैंक के ऑफिसर भी होंगे। और उनमें से एक ऑफिसर बोलता है तो मैम बहुत ही सीधे सीधे पूछ रहे हैं तुम्हारा आखिरकार पर्पज क्या है यहाँ पर आने की। और सैन भी पीछे मुड़कर बोलता है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, चलो मैं तुम्हें बताने से अच्छा मैं तुम्हें देखा ही देता हूँ। फिर अपने सिस्टम को वहीं पर ही एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा मैजिकल सर्कल बन जाता है। जिस मैजिकल सर्कल को देख के सभी लोग पूरा हैरान थे और सिस्टम भी बोलता है ये प्रोजेक्शन अभी स्टार्ट होने वाला है। फिर सिस्टम उन सभी को बोलता है अभी हम जो प्लेनेट पर है उसका नाम है 50E878, ये प्लेनेट कुछ ही सालों के अंदर पूरी का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये सभी खतरनाक नजारे को देखने के बाद वो सभी बहुत ही चौंके हुए थे। और तभी सैन बोलता है इन शॉर्ट मेरा आइडेंटिटी तुम ऐसा समझ सकते हो मैं आगे जाके ये वर्ल्ड को सेव करने वाला हूँ, यानी मैं तुम सभी का सेवियर हूँ और मेरा पर्पस भी यहाँ पर आने का वही है, ये वर्ल्ड को सेव करना। उनमें से एक ऑफिसर भी बिल्कुल ही हैरान था और बोलता है ये तुम क्या बोले हो तुम्हें समझ भी आ रहा है, हमें कोई भी न्यूज नहीं है, कुछ ही सालों के अंदर ये वर्ल्ड तबाह होने वाला है और वैसे भी हम तुम्हारे ऊपर बिलीव क्यों करें। और फिर खुद मन में भी सोच रहा था ये तो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये हमारी टेक्नोलॉजी से बहुत ही हाई लेवल का प्रोजेक्शन है। और सैन भी अपने चेयर पर उठने के बाद उन सभी को बोलता है मैं ये सब सिचुएशन के अंदर पहले भी पढ़ चुका हूँ और मुझे ये भी एक्सपेक्ट था तुम सभी लोग भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं करोगे, चलो फिर मैं तुम्हारे साथ एक बेट लगाना चाहता हूँ। और वो दोनों भी कहते हैं क्या एक बेट, कैसा बेट। फिर सैन बोलता है आज ए मीटिंग गिफ्ट मैं तुम्हें कुछ फ्यूचर बताने वाला हूँ जो कि आगे जाके 100% होने वाला है, तुम किसी वक्त जाके वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन ठीक हो गया तो भी तुम सभी लोग अभी जहाँ पर मेरे साथ इतने बुरी तरीके से बातचीत करे हो और तुम्हारे पीछे जो ऑफिसर बड़े बड़े ऑफिसर हैं उन लोग भी पता चल जाएगा एक्चुअली मैं हूँ इस वर्ल्ड का सेवियर, इस वर्ल्ड में ओनली मैं ही हूँ जो कि तुम्हारे वर्ल्ड को सेव कर सकता है। फिर उन्हें कुछ डिजास्टर का लिस्ट बना के दे देता है और वो सभी लोग भी यकीन नहीं कर पाते हैं इन सभी बातों पर। और सैन उन सभी को बोलता है तुम्हें और तुम्हारे सुप्रियोर्स को लगता है कि कुछ टाइम चाहिए इन सब चीज को वेरीफाई करने के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना थोड़ा लेट में रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं देना। फिर वो आदमी भी वो डिजास्टर को पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था आज 5 बजे 11 मिनट पर एक 5.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा जो कि सॉन्गसन कंट्री के पर हिट करेगा और उसके द्वारा 3 लोगों का मौत हो जाएगा। और उसके बाद में ही 9 बजकर 28 मिनट पर एक 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा और उसके साथ साथ एक सुनामी भी हिट करेगा जिसमें 123 पीपल मिसिंग हो जाएंगे। और उसके बाद 11 बजकर 32 मिनट पर एक फ्लाइट टू वेस्ट एशिया ट्रैवल कर रहा होगा, लेकिन कुछ वेदर कंडीशन की वजह से वो वहीं पर ही क्रैश कर जाएगा और उसमें 175 पीपल मारे जाएंगे। और वो आदमी पढ़कर सोच में पड़ चुका था और उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था एक प्लेन को क्रैश होने का प्रिडिक्शन भी ये लगा सकता है, आखिरकार ये आदमी है कौन, हमें जल्द से जल्द ये सभी चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा। इसलिए अपने असिस्टेंट को बोलता है चलो फ्री हमारा काम हो चुका है हम भी जाना चाहेंगे, हम तो पार्टी को बिगाड़ेंगे नहीं। और मिसमो भी उनको बोलती है 1 मिनट के रुक जाओ मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन उसको कुछ जवाब ना देते हुए वो ऑफिसर सैन को बोलता है मैं पर्सनली जो भी यहाँ पर देखा हूँ और तुम्हारे लेटर सब कुछ मैं हायर ऑफिसर को दे दूंगा और उनका फैसला ही आगे जाके हमारा ऑर्डर होगा। लेकिन सैन उसी टाइम पर बोलता है मैं तुम्हें याद दिला देना चाहता हूँ जिस टाइम पर तुमने ये लेटर को एक्सेप्ट किया है उसी टाइम में ही तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। मैं ये होप करता हूँ कि तुम ये टेस्ट में पास हो जाओ और मुझे प्रूव कर पाओ कि तुम्हारा वर्ल्ड सेव होने की योग्य है। और ये सभी सीन जो भी होटल में हुआ था वो सब कुछ सुप्रियर को जाके बताया जाता है और वो सभी लोग इस वीडियो को देख रहे थे। वो
उनमें से एक आदमी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है, ये लड़का जो कि अभी प्रेडिक्शन किया है, मुझे लगता है कि इसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर होगा, लेकिन वो कैसे बोल सकता है कि हमारी ये वर्ल्ड अभी डिस्ट्रॉय होने वाला है। मुझे तो लगता है कि ये हमारे साथ मजाक कर रहा है। और उनमें से एक आदमी बोलता है, मैं ऑलरेडी इसका आइडेंटिटी को चेक कर चुका हूँ, लेकिन हमारे डाटा में उसका इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है और उसके प्रेडिक्शन के मुताबिक मैं कोई भी रिस्क ना देते हुए कुछ टीम को भेज चुका हूँ उस जगह पर। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है भी तो भी हम हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन वो ऑफिसर बहुत ही गुस्सा होता है उसके ऊपर और बोलता है, तुम ये पोजीशन पर कैसे पहुंचे? तुम्हारे पास तो अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम कैसे हमारे एक टीम को वहां पर भेज सकते हो? और तुम्हें तो पता ही होगा हमारे पास हर दिन इस तरीके का प्रेडिक्शन आता ही रहता है, लेकिन हमें उन सभी के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए। तुम अभी भी बहुत ही यंग हो, इससे तुम किसी के बात के ऊपर आ जाते हो, लेकिन तुम्हें ये सब बातों के ऊपर बिलीव करना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन वो आदमी बोलता है, ऑफिसर्स तुम सभी लोग को इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिन लोगों को भेजा हूँ वो फायर फाइटर है और कुछ पुलिस कार्स है जो कि वहां पर जाकर पेट्रोलिंग करेंगे। अगर असल में भी कोई अर्थक्वेक आ जाता है और बिल्डिंग गिर जाता है, हम फिर भी कुछ लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन सच में अगर ये सब हो जाता है तो फिर क्या इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने को तैयार हो? और ये क्वेश्चन का आंसर उन तीनों के पास बिल्कुल नहीं था, इसलिए वहीं पर चुपचाप बैठे हुए थे। तभी पीछे से कोई आते हुए बोलता है, लगता है कि जियाओ चो अभी भी बहुत ही एग्रेसिव है, लेकिन फिर भी अगर पब्लिक को पता चल जाएगा हम कुछ प्रेडिक्शन की वजह से कुछ रिसोर्सेस और एक टीम को भेज चुके हैं, तो फिर हमारा इंप्रेशन बहुत ही खराब हो जाएगा पब्लिक के नजरों में। तुम अभी सोच क्या रहे हो? तुम्हें लगता है ये सब कुछ तुमने सही किया है? और ये इन सभी का कमांडर था और उसके पीछे एक आदमी था, वो भी बोलता है, रिपोर्ट के अनुसार सॉन्ग कंट्री अभी अर्थक्वेक के जोन में भी नहीं है, वहां पर एक भी टेस्ट नहीं है अर्थक्वेक होने का और उसके 100 किलोमीटर के अंदर ही कोई भी अर्थक्वेक होने का चांस भी नहीं है। क्या तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो आगे जो होने वाला है? और जियाओ जो भी उन सभी को बोलता है, कमांडर आप ही थे जो कि हम सभी को सिखाए थे, हमारा पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा पब्लिक का सेफ्टी। और आपको तो पता ही होगा वो आदमी के पास बहुत ही खतरनाक पावर्स भी है, अगर क्या होगा उसका प्रेडिक्शन सच हो जाए तो हम एक बार के लिए उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ टीम को भी भेज सकते हैं, उसमें हमारा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। और उनका कमांडर बोलता है, हाँ ये आदमी के पास कुछ सुपरनेचुरल पावर है जिसके तरह मैं भी चाहता हूँ कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है, अगर वो हमारे ह्यूमन रेस में से नहीं है तो फिर उसका हार्ट हमसे बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, हमें बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा वो आगे क्या सोच रहा है। और जो सैन के पास गया था वो एजेंट बोलता है, उसने जो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था उसका पहला फ्यूचर प्रेडिक्ट अभी होने वाला है एक ही मिनट के अंदर ही, अभी हमें वेट करना चाहिए। अगर वो सच बोल रहा होगा तो फिर उसका प्रेडिक्शन बिल्कुल ही सही होगा। लेकिन जो कमांडर के साथ आदमी आया था वो बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कुछ ऑर्डर को दे चुके हैं वो आदमी को पकड़ के यहाँ पर लाने के लिए, हम इसके बाद से सब कुछ देख लेंगे, तुम सभी लोग को इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो जियाओ चो था वो बिल्कुल ही परेशान हो चुका था और बोलता है, कमांडर अगर ये सच हो गया तो फिर हमारे लिए बहुत ही मुसीबत हो जाएगा और एक डिस्ट्रक्शन का काम बनेगा। लेकिन कमांडर भी बोलता है, इसका चांस बहुत ही कम है मेरे नजरों में, हम इतने रिस्की मैटर के ऊपर गैम्बल नहीं लगा सकते और उसके साथ साथ हमें सोशल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करके रखना चाहिए। लेकिन तभी उस जगह बिल्कुल ही कांपने लग जाता है, जैसे कि वहां पर एक अर्थक्वेक आ चुका है और सभी लोग इसको देख के बिल्कुल ही शॉक में थे। और वहीं पर फटाफट फोन कॉल भी आ जाता है, सॉन्ग कंट्री में एक रियली अर्थक्वेक आ चुका है। और ये बात सुनकर कमांडर बिल्कुल ही शॉक में था और उनमें सोचता है उसका प्रेडिक्शन अभी सच हो चुका है, लेकिन फिर अपने सीरियस मूड में आकर थोड़ा शांत होता है और सभी को ऑर्डर देता है, जल्दी से हमारे थर्ड टीम को कॉल करो और वो आदमी को लेके यहाँ पर इमीडिएटली आओ, मैं पर्सनली उसके साथ कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन जो फोन कॉल किया था उसको दिखाते हैं जो कि बहुत ही परेशान हो चुका था और कमांडर को बोलता है, हमारा थर्ड टीम में रिपोर्ट दिया है वो आदमी अचानक से डिसअपीयर हो गया, उनके आंखों के सामने ही वो हवा में गायब हो गया। और कमांडर भी इसको सुन के बिल्कुल ही हैरान था और कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता था उनके आंखों के सामने इससे कैसे गायब हो सकता है। लेकिन तभी पीछे चेयर के ऊपर कोई तो बोलता है, तुम सभी लोग को मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद तुम सभी के पास आ चुका हूँ यहाँ पर। फिर हमें दिखाते हैं सैन को जो कि आराम से एक कुर्सी के ऊपर बैठ के इन सभी का मजे ले रहा था और बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारा डिसीजन क्या है, तुम अभी कौन सा डिसीजन को लेने वाले हो। लेकिन तभी बहुत सारे सोल्जर आके सैन के चारों तरफ घेर लेते हैं और बंदूक से उसके ऊपर एम कर देते हैं और बोलते हैं, हैंड्स अप। लेकिन सैन बोलता है, नॉट बैड, तुम्हारा रेस्पॉन्स स्पीड बहुत ही अमेजिंग था। लेकिन वो सोल्जर बोलते हैं, जल्दी से तुम्हारा हाथ ऊपर करो नहीं तो हम शूट कर देंगे। लेकिन सैन अपने आंखों से एक स्केल को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से उनके पास जो भी हथियार था वो हवा में उड़ने लग जाता है और सैन उन सभी को बोलता है, तुम्हें अपना एनर्जी को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब खिलौने मुझे हर्ट नहीं कर सकते और तुम सभी को देख के मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ क्योंकि तुम मेरे टेस्ट में पास हो चुके हो और तुम सभी लोग बहुत ही क्विक रेस्पॉन्स करके मुझे पकड़ने के लिए एक टीम को भी भेज चुके हो, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वो सभी लोग भी बहुत ही कंफ्यूज थे, किसी के ऊपर भी दम नहीं था डायरेक्टली जाके सैन के ऊपर हमला कर सके। और जियाओ जो पीछे था वो बोलता है, क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ वो रिपोर्ट के बारे में? और सैन बोलता है, ऑफ कोर्स, चलो फिर देखते हैं तुम्हारे एफर्ट के बारे में और तुम्हारे रिजल्ट के बारे में। फिर जो टीम के साथ बातचीत कर रहे थे वो बोलता है, हम अभी जहाँ पर है वहाँ पर 2 बिल्डिंग कोलैप्स हो चुका है और ये सब कुछ प्रेडिक्शन के अंदर ही हुआ है, जो भी उसने प्रेडिक्शन किया था वो सब कुछ सच हो चुका है। लेकिन वहाँ पर 3 बूढ़े लोग थे जिनके जान जाने की 100% पॉसिबिलिटी था,
लेकिन हम यहाँ पर ऑलरेडी प्रिपेयर बैठे हुए थे जिससे किसी को भी चोट ना लगे। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर सेफ हो चुके हैं। लेकिन जो दूसरा प्रिडिक्शन था वो सुनामी का, वो एक्चुअल में आके हिट हो चुका है और वहाँ पर जितने भी लोगों को प्रिडिक्शन किया था मौत होने का, वो एक्चुअल में मौत हो चुका है या फिर मिसिंग हो चुके हैं। और सभी लोग इस बात को सुन के बिल्कुल हैरान थे। और तीसरा प्रिडिक्शन, जो प्लेन अभी क्रैश होने वाला है वो ऑलरेडी टेकअप कर चुका है, अभी उसको वापस रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। और हमने चेक किया उसका वेदर भी बहुत ही सही है। लेकिन अचानक से जब वो टेकअप हुआ कुछ ही समय बाद उसके आगे बहुत से थंडर स्टॉर्म आ चुके हैं जिसकी वजह से वो क्रैश होने का पॉसिबिलिटी 100% हो चुका है। और वो सभी ऑफिसर बोलते हैं तुम अभी तक कर क्या रहे हो, तुम्हें जल्दी से उन सभी को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। लेकिन वो बोलता है बहुत ही लेट हो चुका है, ये हम उनके साथ कॉन्टेक्ट भी कर देंगे तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो इतना जल्दी प्लेन को घुमा के उस डिजास्टर से बच नहीं सकते, ये भी हमारे लिए इम्पॉसिबल हो चुका है वो प्लेन को सेव करना। लेकिन तभी सेन खड़े होकर बोलता है जबकि हम सभी लोग अभी साथ में ही काम कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा कुछ काम कर देना चाहिए, मैं अभी जाता हूँ प्लेन के पास और सभी को जिंदा वापस लेके आता हूँ, मैं किसी भी एक सिंगल पर्सन को मरने नहीं दूंगा। और कुछ ही समय के अंदर सेन उस थंडरस्टॉर्म एरिया के पास पहुंच जाता है और सिस्टम को बोलता है ये पूरा सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। उसी देरी के अंदर सिस्टम एनालाइज करके सेन को बताता है एक बहुत ही बड़ा तूफान साउथ वेस्ट की तरफ यहाँ पर आ रहा है, उसका रोटेशनल स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी और भी इंक्रीज होते जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा वो तूफान 10 मिनट के अंदर ही एरोप्लेन के साथ कोलाइड हो जाएगा हाई स्पीड के साथ, जिसके द्वारा एरोप्लेन का टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और सैन भी छतरी लेकर बोलता है ऐसा लगता है कि प्लेन को थोड़ा सा मूव करते ही ये डिजास्टर से बच जाएगा। लेकिन सिस्टम बोलता है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, और सैन फिर बोलता है ऑफ कोर्स जो भी मुझे करना चाहिए वो प्लेन को क्रैश होने से बचाना। कुछ ही समय के अंदर वहां पर एरोप्लेन भी आ जाता है और धीरे धीरे करके वहां पर बारिश भी होना कम हो गया था, इसलिए सैन छतरी को भी नीचे फेंक देता है और अपना स्किल को एक्टिवेट करके अपने हाथों में बिजलियां निकलता है। और वो प्लेन का जो पायलट थे वो भी सैन को देख लेते हैं और उनको खुद की आंखों में यकीन भी नहीं हो रहा था कोई पर्सन हवा में फ्लाई कर रहा है और इतने बड़े लाइटनिंग के बीच में ही खड़ा हुआ है। और जो अभी का लाइटनिंग था वो बहुत ही सुपर स्ट्रांग है 100 मिलियन वोल्ट के आसपास, लेकिन वो पर्सन अभी एक सुपरमैन की तरह खड़ा हुआ है। फिर हमें दिखाते हैं सैन को जिसके सिस्टम में वार्निंग का मैसेज आया था और सिस्टम उसे बोलता है जो तूफान यहाँ पर है उसके हवा का स्पीड 340 मीटर पर सेकंड पर पहुंच चुका है और यहाँ पर आने में सिर्फ 10 सेकंड ही बाकी है, इसलिए आप जैसे भी करके इस प्लेन को यहाँ से निकालना पड़ेगा। और वो पायलट्स को भी दिखाई देता है तूफान, इसलिए अपने पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो प्लेन को क्रैश होने से बचा सके और लीवर को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। अपने पूरे दम लगाने के बाद भी वो सही ढंग से प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो सोच चुके थे कि ये प्लेन ऑलरेडी क्रैश होने वाला है। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था गॉड को प्रे करना, अगर कोई चमत्कार हो जाता है उनके साथ तो फिर यहाँ पर बहुत सारी जिंदगी बच जाएगी। फिर हमें वो तूफान को भी दिखाया जाता है जो कि प्लेन का बहुत ही करीब आ चुका था थंडर स्टॉर्म के साथ साथ। फिर अचानक से उनका प्लेन एक ही जगह में रुक जाता है और उसके चारों तरफ एक सील्ड बन जाता है और पायलट्स भी बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं हमारा एरोप्लेन का इंजन भी अभी चालू है लेकिन हमारा एरोप्लेन एक ही जगह में स्टॉप हो चुका है। लेकिन अचानक से एरोप्लेन बहुत तेजी से आगे जाने लगता है जिसके वजह से वो पायलट भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि वो एरोप्लेन को सेन अपनी लाइटनिंग एबिलिटी की मदद से खींच के आगे ले जा रहा था। और वो पायलट्स भी सेन को देख लेते हैं। सिस्टम भी उसे बोलता है होस्ट आप करना क्या चाहते हो। फिर सेन उसे बताता है जब तक हम प्लेन को ये तूफानों से दूर ले जाएंगे तब तक सब कुछ ठीक है। लेकिन सिस्टम बोलता है प्लेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर को बहुत ही दिक्कत हो रहा है आपके ये स्पीड की वजह से, आप ये एरोप्लेन को इतनी तेजी से खींच रहे हो इसलिए वो एरोप्लेन के अंदर बिल्कुल ही तबाही मच चुका है। लेकिन फिर भी सेन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, उसके लिए अगर ये एरोप्लेन को बच्चे के ले जाएगा तो फिर वो सभी लोग को आराम से बच सकते हैं ताकि अंदर में जो होना है हो। फिर वो फाइनली वो डिजास्टर से बच जाते हैं और वो तूफान से बाहर निकल आते हैं एक खुले आसमान में। और सभी पैसेंजर भी खिड़कियों से देख रहे थे जहाँ पर सामने सेन खड़े होकर उन सभी को बोल रहा था ये बहुत ही क्लोज था, अगर कुछ देरी हो जाती तो फिर तुम सभी का जान यहीं पर ही निकल जाता। और वो सभी लोग भी चेन को हवा में खड़े हुए देखकर बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो पक्का एक एंजल होगा जो कि हमें अभी यहाँ पर प्लेन क्रैश होने से बचाया है। फिर हमें एरोप्लेन स्टेशन पर दिखाते हैं जहाँ पर एरोप्लेन के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था वो फिर से अभी कांटेक्ट हो पा रहा है और वो एरोप्लेन अभी लैंडिंग के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और वहाँ पर कमांडर भी था जो कि इसको देख के बिल्कुल हैरान था और बोलता है इतना शॉर्ट टाइम के अंदर ही वो अकेले मैन जाके पूरे के पूरे एरोप्लेन के साथ साथ बहुत सारे पैसेंजर का जान बचा चुका है। फिर वो एरोप्लेन सॉफ्टली वहाँ पर लैंडिंग कर जाता है और सभी पैसेंजर को सेफली वहाँ पर निकाला जाता है और उन सभी को देखने के लिए कमांडर और उसका साथी भी वहाँ पर आ चुके थे और जितने भी वहाँ पर एरोप्लेन स्टेशन के अंदर काम कर रहे थे वो भी इस अविश्वसनीय नजरिए को देख रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर भी आ चुके थे उन सभी के ऊपर सवाल पूछने के लिए और जो पायलट था एरोप्लेन का उसको पकड़ के खासकर उससे ही सवाल पूछा जा रहा था और वो पायलट भी उन सभी को सच्चे से बता रहा था मैं डेफिनेटली एक हीरो को देखा हूँ जो कि हवा में उड़ रहा था और वो अकेले ही जाके वो तूफान से भिड़ गया, उसके हाथों से लाइटनिंग भी निकल रहा था और वही लाइटनिंग से हमारे प्लेन को बांध के वो तूफानों से खींच के निकाला है। ये डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो कि एक गॉड ही कर सकता है, वो एक सामान्य ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन रिपोर्टर भी इतना आसानी से मानने वाले नहीं थे और उसको बार बार
सवाल पूछ रहे हैं कि आप श्योर हो कि एक पर्सन था या फिर आपको कुछ वहम हुआ है। लेकिन तभी एक कैमरामैन की नजर ऊपर चला जाता है और ऊपर ऐसा कुछ देखता है जो कि उसने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ पर सेन आ चुका था और वो भी उड़ते हुए, और सभी लोग सेन को हवा में उड़ते हुए लाइव नजारे लेते हैं। और वो पायलट भी बोलता है यही बंदा है जो कि हमारे प्लेन को क्रैश होने से बचाया है। और वहाँ पर अचानक से भड़कम मच जाता है। सभी लोग वीडियो और पिक्चर लेने लगते हैं सेन का, और बाकी सब लोग भी अपने सोच में खो चुके थे इस वर्ल्ड में सच में गॉड एग्जिस्ट भी करते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ कमांडर के पास आते हैं जो कि अपने औकात पर आ चुका था और बोलता है मिस्टर सेन, आपका तीनों के तीनों फ्यूचर प्रिडिक्शन ट्रू हो चुका है और मैं मेरे आंखों के साथ ही आपके पावर का विटनेस किया हूँ। लेकिन फिर भी हम इस सिचुएशन से कुछ सबक पाए हैं जो कि आगे जाके बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। लेकिन मिस्टर सेन, आप अगर कुछ कर सकते हो आगे जाके जैसे कि ये सिचुएशन दोबारा से ना आए तो फिर प्लीज हमें बता सकते हो। और सैन भी मन में सोच रहा था इस दुनिया का जो लीडर है, मतलब इस कंट्री का, वो फाइनली मेरे तरफ कुछ रेस्पेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि किसी भी वर्ल्ड का ह्यूमंस जस्टिस और सेल्फ इंटरेस्ट के बीच में डगमगाता है। लेकिन अगर हम इनको रिक्रूट कर देते हैं तो फिर ये हमारे अंडर में आने के साथ साथ हमसे डरेंगे और हमें कुछ बेनिफिट भी दे सकते हैं। इसलिए मैं वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करूंगा जिसके मदद से मैं कोई भी ऑर्डर को एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम में दे सकता हूँ, और मैं बहुत से टैलेंटेड पीपल को डिफरेंट वर्ल्ड से रिक्रूट भी कर सकता हूँ जो कि आगे जाके मुझे ही फायदा होगा। क्रिश्चियन उन सभी को बोलता है सॉरी, एक्चुअली मैं यहाँ पर आया हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैलकुलेट कर सकता है या फिर प्रिडिक्ट कर सकता है किसी भी वर्ल्ड किस टाइम पर एपोकैलिप्स में एंटर होगा, और इसी को वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन तुम जितना इमेजिन कर सकते हो उससे भी फास्ट इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर जियाओ जू बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कैसा ऑर्गेनाइजेशन? क्रिश्चियन उसे बोलता है हाँ, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ उसका नाम है यूनिवर्सल ऑर्डर परसेवेशन एसोसिएशन। ये कंटिन्यूसली डिफरेंट पैरेलल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करता है। जब एसोसिएशन को लगता है कि इस वर्ल्ड में एपोकैलिप्स आ सकता है तो फिर वहाँ पर एक सेवियर एनबॉय भेजता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए, और उस वर्ल्ड का लोकल के साथ काम करके उस वर्ल्ड को बचा सकते हैं। और जियाजू बोलता है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ये जरूर से एक हाई डायमेंशनल सिविलाइजेशन होगा जो कि किसी भी वर्ल्ड का भाग्य और फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे तुम्हारी तरह पावरफुल पीपल भी होंगे। और सैन भी वहां पर कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं ही सिर्फ अकेला बंदा हूँ जो कि इसको कंट्रोल करता है। बट तभी सिस्टम पीछे से बोलता है होस्ट, आप खुद को अकेला मत समझो क्योंकि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर हूँ। इसी वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इस वर्ल्ड में 2 पीपल हो चुके हैं। फिर सैन सभी को बोलता है अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन 3 साल के अंदर ये अर्थ नंबर HDE 878 में ह्यूमन एक्टिविटी फुल्ली डिसेपर हो जाएगा। यहाँ पर एक भी ह्यूमन नहीं बचेगा जो कि अंत तक ये वर्ल्ड का दवाई को देख सके, जिसका मतलब 3 सालों के अंदर ही ह्यूमन विलुप्त हो जाएंगे। और ये बात सुनकर सभी लोग इस शौक में आ जाते हैं क्योंकि वो कभी भी अपने सपने भी सोच नहीं सकते एक दिन ऐसा भी दिन आएगा जहाँ पूरे धरती में कहीं पर ह्यूमन नहीं मिलेंगे। और कमांडर उसे पूछता है हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरीके से प्रिपेयर करें जिससे हम ये डिजास्टर से बच सके। अगर आपके पास कुछ प्लान है तो फिर आप हमें बता सकते हो। हम सभी ने आपका ग्रेट पावर को भी देख चुके हैं, आप कितने कैपेबल हो और आपका स्ट्रेंथ को हम जान चुके हैं, इसलिए आपसे जो आप कहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। फिर सेन सभी को बोलता है यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो दिन प्रतिदिन और भी सीरियस होते जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अभी से ही कोऑपरेट करना चाहते हो। और कमांडर भी सेन को माफी मांगता है और बोलता है पहले हम सभी लोग बहुत ही नादान थे जो कि आपके कहने पर भी हम आपके बात ना सुने, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आगे से हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि दोबारा से ये बात बिल्कुल ना हो। फिर सेन बोलता है बट मैं तुम्हें एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, तुम सभी लोग मेरे ऊपर होप बना के मत रखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस वर्ल्ड से आने से पहले मैं जिस वर्ल्ड में था उसका परिणाम क्या हुआ था। ये वर्ल्ड को देखो जहाँ पर सभी जगह जॉम्बी फैले हुए थे। 1 साल के अंदर ही ये जॉम्बी वायरस पूरी तरीके से वर्ल्ड में फैल चुका था और ह्यूमन भी विलुप्त होने की कगार पर आ चुके थे। और ये सभी का रीजन भी सिमिलर था इस वर्ल्ड के जैसा। वहां पर कोई भी मेरे बात को यकीन भी नहीं किया और मैं जो प्रिडिक्शन किया था उस प्रिडिक्शन को वो सभी लोग टेस्ट कर रहे थे कि मेरा प्रिडिक्शन सच हुआ है या फिर झूठ, लेकिन फिर भी उनको यकीन नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था ये सब कुछ एक कॉन्सिडेंस है। लेकिन जब तक उन सभी को मैसेज हुआ तब तक बहुत ही लेट हो चुका था। लेकिन फिर भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम है सभी वर्ल्ड में ह्यूमन सिविलाइजेशन को बजाय रखना, इसलिए मैं अपना पावर का यूज करते हुए उस वर्ल्ड के सभी जम्बी को मार दिया और अभी के लिए वो प्लेनेट में सिर्फ 2 मिलियन पीपल ही बचे हुए हैं। यानी इसका मतलब तो समझ सकते हो हमारा एसोसिएशन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कितने ह्यूमन मरे या फिर कितने जिंदा रहे, हमारा सिर्फ एक ही गोल है, वो है ह्यूमन सिविलाइजेशन को जिंदा रखना। तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है? और वो सभी लोग बातचीत करने लग जाते हैं और पीछे से जियाओ जू कहता है तुम्हारे हिसाब से तुम सभी वर्ल्ड में जाके ह्यूमैनिटी को सेव करते हो ना कि नंबर ऑफ पीपल को। और सैन बोलता है सही बोला, जब तक धरती पर कुछ पीपल होंगे वो अपने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमारा एसोसिएशन बिल्कुल केयर नहीं करता कितने लोग यहाँ पर मरे कितने लोग यहाँ पर जिंदा रहे। इसलिए आगे जाके जो डिजास्टर आने वाला है उसका जो डिसीजन तुम सभी लोग लोगे जो कि लीडर होंगे इस कंट्री के, ना कि मैं। इसलिए खुद के वर्ल्ड का लोगों को बचाने
बचाने के लिए तुम अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। मेरा सिर्फ काम है तुम सभी को रास्ता दिखाना और ह्यूमैनिटी को बचाए रखना। फिर वहाँ का कमांडर भी बोलता है, जबकि ये बात हमारा सिविलाइजेशन पर आ चुका है इसलिए हम भी पीछे नहीं घुसेंगे। यहाँ पर जिंदा और मरने का सवाल आ चुका है, इसलिए हम जो हो सके हम वो करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा। और सैन भी मन में सोच रहा था, बहुत ही बढ़िया, ये पैरेलल वर्ल्ड भी बहुत ही सिमिलर है बाकियों की तरह, लेकिन आगे देखते हैं ये वर्ल्ड किस डायरेक्शन पर जाता है, एक डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड की तरफ या फिर एक पीसफुल वर्ल्ड की तरफ। फिर कमांडर बोलता है, आप चिंता मुक्त हो जाइए, मैं ये सभी चीज टॉप ऑफिसर को रिपोर्ट कर दूंगा और सभी अथॉरिटी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी फोर्सेस और सभी रिसोर्सेस को लगा के हम जितना हो सके उतना लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे और हम लोग अपने एक्शन के द्वारा हमारी कीमत को प्रूव करेंगे। डिसीजन के ऊपर रिग्रेट नहीं करोगे आगे जाके। फिर उस बिल्डिंग से सैन वापस आ जाता है अपने पोर्टल के द्वारा और बोलता है, मैं ये होप करता हूँ कि उस रेस्टोरेंट में कुछ खाना बाकी रहे, क्योंकि एक सेवियर होने के बाद भी मैं एक इंसान हूँ, इसलिए मुझे खाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन तभी आगे जा ही रहा था उसके पीछे कोई आ जाता है और बोलता है, मिस्टर सेन, मैं करंटली मूव ग्रुप का चेयरमैन हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर का बात होगा, आप हमारे रेस्टोरेंट पर आए हो और मेरे बेटे के लिए भी बहुत ही ऑनर की बात है, वो पर्सनली कुक करके आपको दे सकता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरे बेटे को कह के एक अच्छा सा और डिलीशियस मील को आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। और सैन भी इस एटमोसफेयर को देखने के बाद महसूस कर सकता था ये बहुत ही सिमिलर है। फिर वो चेयरमैन बोलता है, वैसे जो अपोकलिप्स के बात की उसके बारे में कुछ बातचीत करना था। और सैन बोलता है, क्या तुम इस बात में बिलीव करते हो? फिर वो चेयरमैन बोलता है, मेरा बेटे भी इस अपोकलिप्स के ऊपर भरोसा नहीं करता, मेरी बात तो छोड़ ही दो, लेकिन फिर भी मैं ये बात को देख सकता हूँ, आप एक डिफरेंटली एक पावरफुल पर्सन हो जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी के साथ ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर हो, इसलिए आपके ऊपर इन्वेस्ट करना वर्थ इट है। आपका एक चेहरा ही बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर देगा आपका लॉयल फैन होने के लिए। वैसे हमारी दुनिया में आपके ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी को रखने वाले इंसान को हम सुपर हीरो बोलते हैं। लेकिन तभी सैन उसे बोलता है, मिस्टर मो युआन बाई, तुम एक ऐसे पर्सन हो जो कि इस वर्ल्ड का कुछ रिसोर्सेस को कंट्रोल कर सकते हो, एक बड़ी फैमिली होने के नाते तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका होगा ये जो डिजास्टर के बारे में प्रेडिक्शन और आगे होने वाले अपोकलिप्स के बारे में स्पेशल अफेयर ब्यूरो से, राइट? मैं एक स्मॉल बिजनेसमैन हूँ जो कि यहाँ पर आया है मेरा काम करने के लिए, तुम्हारे साथ या फिर ये वर्ल्ड के साथ जो भी होता है मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और पीछे खड़े हुए मो भी अपने नजरों को छुपा रहा था क्योंकि उसका मोटिव था सैन से कुछ फायदा मिल जाए। और सैन भी उसे बताता है, मैं जानता हूँ तुम कब से मेरा मोटिव को जानना चाहते हो, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ तुम यही जानना चाहते हो, लेकिन तुम मेरे ऊपर बिलीव करो या फिर नहीं करो ये तुम्हारे ऊपर ही है। मेरे हिसाब से तुम सबसे ज्यादा जिससे डरते हो वो है तुम्हारे बिजनेस के ऊपर, तुम्हें यही डर लग रहा है ना तुम्हारा बिजनेस कहीं आगे जाके ठप ना पड़ जाए या एपोकलिप्स और डिजास्टर की वजह से। और वो भी कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसका सच में यही मोटिव था। लेकिन फिर सैन उसे समझाता है और बोलता है, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हारे पास जितना भी पैसा हो, तुम्हारा बिजनेस जितने भी बड़े लेवल पर हो या फिर पूरा वर्ल्ड को कवर करता हो, लेकिन फिर भी एक छोटा सा डिजास्टर की वजह से तुम सब कुछ खो सकते हो। अगर यहाँ पर लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर तुम्हारा बिजनेस कहाँ से चलेगा। और ये डिजास्टर होने का प्रोबेबिलिटी भी मैं लेता हूँ जो कि आगे जाके 100% होने वाला है। क्या तुम्हारे पास गुर्दा है जो कि तुम मेरे साथ अभी बेट लगा सको, या फिर तुम कम्प्लीटली ये प्रिटेंड कर सकते हो कि ये एपोकलिप्स यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन जब तुम रियलाइज करोगे तब तुम सब कुछ खो चुके होगे। तुम्हारे पास अभी दो रास्ते हैं, एक तो तुम एक इडियट की तरह रह सकते हो, अभी जो बिजनेस कर रहे हो उसको ही तुम आगे बढ़ा सकते हो, और दूसरी में तुम मेरे ऊपर बिलीव करके तुम्हारा कुछ नेक्स्ट स्टेप को ले सकते हो। ये दो पाथ तुम्हारे लिए कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा जो कि तुम आगे जाके लेने वाले हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है तुम क्या चूज करते हो। और वो चेयरमैन भी मन में सोच रहा था, लगता है कि ये आदमी और सच में एक सेवियर मानता है, लेकिन अगर वो सेवियर है भी फिर वो कैसे बिलियंस ऑफ पीपल को बचा सकता है। लेकिन उसका एबिलिटी वो फेक नहीं हो सकता। जब तक मैं इस एन को अपने अंडर में ले लेता हूँ तो फिर अगर अपोकलिप्स भी रियल होगा तो फिर क्या मैं इसके मदद से बच सकता हूँ। और उसके साथ साथ ये कुछ ही मेंबर को लेके पूरे के पूरे वर्ल्ड को सेव नहीं कर सकता, इसलिए उसे मेरा भी मदद चाहिए। इसलिए सेन को बोलता है, जबकि तुम्हें पता ही है मेरे बिजनेस के बारे में तो फिर तुम मेरे कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ एक यूनिक स्पेसशिप को क्रिएट करने में। लेकिन सेन बिल्कुल ही परेशान हो चुका था और बोलता है, ये जिस भी वर्ल्ड में हो जाए, रिच पीपल बहुत ही छोटी दिमाग वाले होते हैं, उनका सोच एग्जैक्टली सेम ही होता है। इसलिए उसके ऊपर एक टेक्निक को एक्टिवेट करके बोलता है, लिसन केयरफुली, जो क्वालिफिकेशन होता है एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड को ट्रेवल करना, वो मनी या फिर पावर से नहीं होता है, ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ लाइफ के ऊपर। और उसके एबिलिटी की वजह से वो चेयरमैन कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करता है, एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड जाने का रास्ता को, एक वार्म होल को या फिर एक स्पेस को। फिर सेन कंटिन्यू करते हुए बोलता है, अगर तुम एक मोटल से इवॉल्व होकर आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर तुम्हारा रिच पीपल होने का कोई फायदा नहीं है। इस वर्ल्ड में आगे जाके सभी का मौत निश्चित है, तुम तुम्हारे भाग्य से भाग नहीं सकते क्योंकि तुम एक ह्यूमन के लिमिट के अंदर ही रह जाओगे। लेकिन पिछले वर्ल्ड में भी ऐसा ही हुआ था, वो सभी लोग मेरे बात को नहीं माने और मैं जो प्रेडिक्ट किया था उसके ऊपर भी भरोसा नहीं किए, वहां पर भी
भी कुछ रिच पीपुल थे तुम्हारी तरह, जो कि बहुत सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को मिला के बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट और हथियार को बना चुके थे, जिससे वो कभी भी ये वर्ल्ड को छोड़ के वापस जा सकते हैं। लेकिन इन द एंड वो सभी लोग मारे गए। उनका टेक्नोलॉजी बहुत ही कमजोर था। कुछ ही दूर जाने के बाद ही वो सब कुछ फेल हो गया। उनके पास रिसोर्सेस भी खत्म हो गया। उनके आसपास कोई भी एक अच्छा सा प्लेनेट नहीं था जिसके ऊपर वो जाके रह सकते हैं। अभी वो सभी स्पेसक्राफ्ट उनके लिए एक कॉफिन बन चुका है, और वो सब मरे पीपुल को देखकर ये चेयरमैन भी बहुत डर चुका था, और असली जिंदगी में भी वो नीचे बैठ जाता है और बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता। सैन फिर बोलता है ये डिजास्टर मनी से रोकने वाला नहीं है। अगर ये डिजास्टर कुछ पैसों से रुक जाने वाला था तो फिर मेरा आने का कोई जरूरत ही नहीं था। तुम्हें सभी लोग संभल सकते थे, कुछ स्पेस क्राफ्ट बना के यहाँ से ट्रेवल करके दूसरे वर्ल्ड में जा सकते थे। लेकिन तुम सभी के लिए ये नामुमकिन है, क्योंकि तुम्हारा जो अभी का सिविलाइजेशन है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ सिविलाइजेशन है। लेकिन उसका सांस अभी तक फूल रहा था, वो अभी भी ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। ये सब कुछ उसके लिए एक रियल की जैसा था। उसका सभी सेंसेस भी वहां पर काम कर रहा था। उसके लिए ये कोई इल्यूजन नहीं था, बल्कि ट्रू स्पेस ट्रैवलिंग था। तभी सैन बोलता है जबकि तुम बात कर रहे हो ट्रैवलिंग की, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं, एक वर्ल्ड से पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल करना ऐसा नहीं कि बहुत ही मुश्किल है, ये पॉसिबल भी हो सकता है। और वो चेयरमैन भी बहुत ही सीरियस हो जाता है और बोलता है क्या सच में? फिर सैन बोलता है यस, अगर तुम मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर दोगे तो फिर तुम ये सब कुछ कर सकते हो। हमारा ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनिवर्सल ऑर्डर एसोसिएशन, अगर तुम ज्वाइन करते हो देन नेचुरली हमारा एसोसिएशन तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ को खोलेगा, जिसके द्वारा तुम ह्यूमन लाइफ से भी आगे जा सकते हो। और चेयरमैन का भी बहुत ही पसीना आ रहा था और सोचता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ, हमारा अभी का वर्ल्ड का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही नीचे का लेवल का है। मैं अभी भी जो सेंस किया हूँ और ये सब कुछ देखा हूँ, वो सब कुछ भी इनके लिए एक ऑर्डिनरी चीज होगा। अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ये एक ऑर्डिनरी चीज है तो फिर मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और भी बड़ी चीज होगा। अगर एपोकलिप्स यहाँ पर नहीं आता है, फिर भी अगर मैं इनके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर देता हूँ तो मुझे बहुत ही फायदा होगा और एक नया लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा, जो कि एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए अचीव करना नामुमकिन है। इसलिए वो डिसाइड कर देता है मैं इनके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा। फिर सैन से पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ज्वाइन करने के लिए क्या रिक्रूटमेंट है और मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर सैन उसे बताता है वैसे मैं तुम्हारे ऊपर एक बेट लगाया था क्यूरियोसिटी में, और तुम एक मो फैमिली का लीडर भी हो, उसके साथ साथ ये वर्ल्ड का एक नामी दामी बिजनेस मैन हो। तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस के साथ साथ बहुत सारे फेम भी होगा, इसलिए तुम तुम्हारे पावर और सब कुछ मिलाकर तुम जो भी अचीव कर सकते हो वो तुम करना, और हमारा एसोसिएशन तुम्हें जो भी ऑर्डर देगा और तुम्हें जो भी मिशन देगा उसे तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो चेयरमैन भी मान जाते हैं और बोलता है मैं समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ मुझे ऑर्डर दे देना, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ जब तक वो मेरे लिमिट में होगा। फिर उनका लिफ्ट ओपन हो जाता है। फिर वो चेयरमैन बोलता है ओ हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, ये हमारा वीआईपी डाइनिंग रूम है। और सैन को भी बहुत ही भूख लग रहा था और वो मन में भी सोच रहा था फाइनली मैं अभी डिलीशियस मीट को खा सकता हूँ। फिर सैन उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर ये तुम्हारे लिए ज्यादा ट्रबल की बात नहीं होगा तो तुम जल्दी से जाके एक रूम को अरेंज करो जितना जल्दी हो सके। और मन में सोचता है कि मैं एक सेवियर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक सेवियर को नींद भी लेना जरूरी है। फिर दूसरी तरफ हमें वो रेस्टोरेंट के किचन की तरफ दिखाते हैं, जहाँ पर मिस मो सभी को बोल रहा था तुम किसी को भी मिक्स मत कर देना, पहले मिस्टर सैन को जाके कुछ ठंडी ठंडी खाने को देना, फिर कुछ गरम गरम खाने को देना, फिर उसके बाद कुछ फ्राइड फूड देना, फिर लास्ट में उनको सूप देना। और यही एक अच्छे रेस्टोरेंट का निशानी होता है, क्योंकि तुम सभी को पता ही होगा मिस्टर सेन एक स्पेशल गेस्ट है जो कि मेरे डैड ने स्पेशल इनवाइट किया है, इसलिए हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और वो सभी लोग भी समझ जाता है इसके बारे में। और मिस मो भी मन में सोच रही थी वो मेरे आंखों के सामने ही डिसअपेयर हो गया, बट मैं उनको प्रॉपरली मेरी डिश को चखा नहीं पाया पिछली बार। लेकिन इस बार डैड चाहता है मैं जितना हो सके उतना अच्छा खाना बनाऊं ताकि उनको इम्प्रेस कर सकूं, और ये हमारा सेवियर भी है, इसलिए मैं मेरा बेस्ट स्किल यूज करूंगा ताकि उनको मेरा खाना बहुत ही पसंद आए। फिर वहां से जाते हुए बोलता है सभी को तुम जल्दी से सभी प्लेट का टेम्परेचर चेक कर दो ताकि उनका खाने का एक्सपीरियंस खराब ना हो। और वो सभी लोग भी यस मिस कहते हैं और आपस में बातचीत कर रहे थे कि ये सच में इसको बिलीव करना बहुत ही नामुमकिन है, ये कौन सा स्पेशल गेस्ट है जो कि खास करके मिस मो अपने हाथों से उनके लिए खाना बना रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत ही हाई होगा जरूर से। लेकिन उसे दूसरा बंदा चुप कराते हुए बोलता है तुम उनके बारे में बातचीत मत करो, अगर किसी ने सुन लिया तो भी तुम्हारा यहाँ का नौकरी खत्म हो जाएगा। तभी वहीं पर ही बहुत ही चिल्लाने की आवाज आता है, और ये चिल्लाने का आवाज मिस मो का था, इसलिए वहां पर जो भी थे सभी लोग सिक्योरिटी को बुलाते हैं ताकि मिस मो का प्रोटेक्शन कर सके। फिर हम मिस मो की तरफ दिखाते हैं जो कि वो आगे देख के चिल्ला दिया था, क्योंकि आगे एक प्रोजेक्शन लगा हुआ था जिसमें सब कुछ डिटेल में बता रहा था। पिछली बार जब प्लेन क्रैश होने की कंडीशन पर आ चुका था, होस्ट ने टोटल 238 जान को बचाया है, इसे आपको 238 पॉइंट भी मिलता है, और आपका करंट पॉइंट है 12,70,000। और बाकी सभी पीछे आकर बहुत ही हैरान थे इतने बड़े प्रोजेक्शन को देख के, लेकिन चैन भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था और अपने आप ही बातचीत कर रहा था। अभी का जो नेचुरल डिजास्टर है जैसे कि अर्थक्वेक हो गया वो बहुत ही कॉमन हो चुका है, यहाँ पर बहुत सारी जगह में ये ऑलरेडी आ चुका है। फिर मिस मो पीछे से बोलती है क्या ये सभी न्यूज पिछले दिन का है जहाँ पर प्लेन क्रैश होने से आप बचाए थे, और क्या सच में आप 238 पीपल को बचाए थे? फिर सैन उसे बोलता है कंपेयर टू बिलियंस ऑफ पीपल ये तो कुछ भी
नहीं है, ये कुछ 100 ही पीपुल है जो कि इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे जाके जो डिजास्टर आने वाला है वहां पर मिलियंस ऑफ मिलियंस पीपुल मारे जाएंगे। इसलिए मुझे अगर ज्यादा से ज्यादा पीपल को बचाना है तो फिर लॉक भी चाहिए इसके लिए। फिर सिस्टम उसे बोलता है आपका जो लॉटरी सिस्टम है वो अभी हाजिर हो चुका है, आप कभी भी इसको घुमा सकते हैं और अपना पॉइंट देकर इसको रिडीम कर सकते हैं। एक लॉटरी का पॉइंट है 1000 पॉइंट। फिर से 10 लॉटरीज एक साथ घुमा देता है। पीछे से मिस मो भी इसको ज्यादा कुछ खास समझ नहीं पा रही थी, इसलिए बोलता है ये कोई गेम की तरह है जहाँ पर तुम लॉटरी को ड्रॉ कर रहे हो। सेन उसे बताता है हमारा जो एसोसिएशन है वो एक हाई टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड का चीज एक लॉटरी के गेम की तरह हमें दिया है। जो भी इन भाई बाकी के वर्ल्ड को जाते हैं वो अपने पॉइंट को यूज करके इसको घुमा सकते हैं और उनके लक के हिसाब से जो भी उन्हें मिलेगा उसे वो यूज करके अपने वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं। लेकिन गेम में ऐसा नहीं होता, गेम में फिक्स होता है तुम्हें कौन सा चीज कब मिलेगा, लेकिन ये प्योर लक है, तुम्हारा अगर लक है तो फिर तुम्हें मिल जाएगा। फिर सेन 10,000 पॉइंट देकर 10 लॉटरी के ड्रॉ को घुमा देता है और बोलता है कि आगे का जो ह्यूमैनिटी का भाग्य है ये इस लॉटरी के ऊपर बेस है और मेरे लक के ऊपर भी। अगर तुम कुछ अच्छा चाहते हो तो फिर तुम्हें बहुत सारा पॉइंट को एक साथ लगाना पड़ेगा ताकि तुम्हें एक ही बार में कुछ अच्छा सा मिल जाए। अगर तुम एक एक बार करके लॉटरी को घुमाओगे तो फिर तुम्हें कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अभी 10 लॉटरी के टिकट को एक साथ घुमा चुका हूँ और वहां पर जैसे ही घुमाता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा लाइट सोर्स आ जाता है जिस लाइट की वजह से बाकी लोग देख भी नहीं पाते लॉटरी के टिकट को। उसके पहले लॉटरी के टिकट में था एक ब्लू क्वालिटी का आर्टिफिशियल मिनी सन जो कि एक सन के जैसा काम करता है, लेकिन चैन इससे ज्यादा खुश नहीं था और बोलता है मेरे पास ऑलरेडी न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है इसलिए ये मेरे लिए पूरा यूजलेस है। और पीछे से मिस मो भी पागल हो जाता है ये बात सुनकर और मन में सोचता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन ये हमारे वर्ल्ड में बहुत ही रेयर होता है, सिर्फ मिलिट्री के पास इस तरीके का कुछ ही वेपन होंगे। लगता है कि ये जो गेम है ये कोई नॉर्मल कार्ड गेम नहीं है। चलो देखते हैं मिस्टर सेन को आगे क्या मिलता है। फिर उसे आगे दिखाया जाता है जहाँ पर उसे सेकंड लॉटरी में सुप्रीम होबोर कार मिला हुआ था जिस कार की मदद से वो कहीं भी ट्रेवल कर सकता है एक ही प्लेनेट के अंदर और एक कार हवा में उड़ सकता है, लेकिन ये चेन के लिए बिल्कुल ही कचरे की जैसा था। फिर तीसरे लॉटरी में उसे कुछ आर्म मिलता है जो कि एक मशीन हाथ है जिसको यूज करके वो किसी भी काम को आसानी से कर सकता है और ऐसे ही कुछ आइटम उसे मिलता है जो कि उसके लिए बिल्कुल ही काम का नहीं था। फिर धीरे धीरे करके सब कुछ देख लेता है और उसे खास कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है और बोलता है ये सभी प्राइस पूल बहुत सारे डिफरेंट पैरेलल वर्ल्ड से आए हैं, लेकिन ये सभी को हम इस वर्ल्ड में यूज नहीं कर सकते, सभी वर्ल्ड का लॉ अलग अलग होता है। अगर मैं कुछ अच्छा सा ड्रॉ भी कर देता हूँ तो फिर भी मैं इस वर्ल्ड में उसका यूज नहीं कर सकता। और पीछे से मिस मो भी बोलता है आप हमारे इस वर्ल्ड का सेवियर हो, लेकिन आपको भी अभी देख कर लग रहा है कि आप भी इस लॉ से भाग नहीं सकते, हमारे वर्ल्ड का लॉ को फॉलो करना पड़ेगा आपको भी। फिर सेन का नजर और दो लॉटरी टिकट पर पड़ता है क्योंकि 10 में से 8 लॉटरी टिकट वो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका था, लेकिन अभी बाकी 2 बचा हुआ था। फिर बोलता है चलो फिर देखते हैं इन दोनों में आखिरकार है क्या, अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो फिर ये मेरे लिए और ये वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। फिर वो पहली लॉटरी में एक रोबोट मिलता है जिसका नाम है AU-75। फिर दूसरी प्राइज पूल में एक AI टेक्नोलॉजी मिलता है जिसको यूज करके वो सब कुछ डिटेल में जान सकता है और ये चेन के लिए बहुत ही यूजफुल था। फिर रोबोट बोलता है मैं हूँ U-75 रोबोट और मैं एक टाइप 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ और मैं आपके सेफ्टी का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा आगे से, आज से और अभी से आप मेरे मास्टर बन चुके हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ही दूरी के अंदर मैं वेपन का प्रेजेंस को सेंस कर सकता हूँ, इसलिए मेरा सेल्फ मोड एक्टिव हो चुका है और वो जिस वेपन को सेंस किया था वो बॉडीगार्ड का था और वो तुरंत ही जाके बॉडीगार्ड के पकड़ से गन को निकाल देता है और बोलता है ये फिनिश हो चुका है। आराम से एक ही सेकंड में वेपन को डिसेबल कर देता है, उसका हर एक पार्ट खोल के रख देता है और बोलता है अभी का जो डेंजर है क्लियर हो चुका है। और वो बॉडीगार्ड भी बहुत ही हैरान था, उसे तो पता ही नहीं था मेरा गन मेरे हाथों से कब छूट के उसके पास चला गया। फिर हमें दूसरे प्राइज पूल की तरफ दिखाते हैं जो कि बोल रहा था मास्टर मेरे पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्बैक्ट पावर नहीं है जैसा कि U-75 का है, लेकिन मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ जो कि एक सुपर क्वांटम कंप्यूटर है। मैं मेरे पावर की मदद से मैं कुछ एनर्जी को यूज करके आपके लिए एक शील्ड भी बना सकता हूँ जो कि ऑप्टिकली इनविजिबल होगा, उसको कोई भी देख नहीं सकता और मैं एंटी ग्रेविटी पावर को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और ऐसे ही कुछ अदर टेक्नोलॉजी को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मेरे जो ट्रू बॉडी है वो ऊपर खड़े हुए पूरे के पूरे अर्थ को एनालाइज कर सकता है और मैं आपको फायर पावर का भी सपोर्ट दे सकता हूँ जो कि ऊपर खड़े हुए सैटेलाइट से मैं मिसाइल को लॉन्च करा सकता हूँ और मैं पूरा एंटायर वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता हूँ। और सैन बोलता है यही चाहिए था मुझे, यही मेरे लिए एक रियल अल्टीमेट वेपन होगा। मिस मो भी इसको देख के बिल्कुल ही शॉक में थी, तो बोलता है कि एक ही झटके में वर्ल्ड नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कुछ लोगों को देख के उनके बारे में सब कुछ डिटेल बता देता है जो कि ग्रेजुएट हुआ है क्योटो यूनिवर्सिटी से, उसका मेजर है स्पेशलाइज इन कम्युनिटी मैनेजमेंट एंड पुल। और वो सब लोग भी बहुत ही शौक में थे और यही सोच रहे थे ये सब मेरे बारे में ये कैसे जानती है। फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बोलता है मास्टर प्लीज मुझे अलाउ कीजिए, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक हाई स्पीड कार इस डायरेक्शन पर आ रहा है जिसके अंदर 2 पीपल है, पहले का नाम है जियाओ जू और दूसरे का नाम है चेन योंगजा और दोनों ही
स्पेशल अफेयर ब्यूरो आए हुए हैं और उनका पर्पज यहाँ पर आने का क्या है वो अभी तक पता नहीं चला। और सैन भी बोलता है अच्छा तो स्पेशल अफेयर ब्यूरो से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी मैं भी देखना चाहता हूँ वो अभी क्यों आ रहे हैं। और कुछ ही देर के अंदर वो कार रेस्टोरेंट के पास आ जाता है और वहाँ पर गेट के सामने हमारा रोबोट खड़ा हुआ था उन दोनों को वेलकम करने के लिए। रोबोट फिर बोलता है तुम्हारा आइडेंटिटी कंफर्म हो चुका है, कैप्टन जाओ और वाइस कैप्टन चे, आप दोनों को यहाँ पर वेलकम है। मिस्टर सेन आपका वेट कर रहे हैं रिसेप्शन रूम में, प्लीज मुझे फॉलो कीजिए और मिस्टर सेन के पास चलिए। लेकिन वो दोनों ये रोबोट को देख के बिल्कुल ही शॉक में थे, क्योंकि इस वर्ल्ड में एक रियल रोबोट होना बहुत ही बड़ी बात होता है, क्योंकि इनका टेक्नोलॉजी इतना भी हाई तक नहीं पहुंचा है। और जियाओ जो भी बोलता है शांत हो जाओ, ये एक सेल्फ अवेयर रोबोट है जो कि एक वार मशीन की तरह काम भी करता है और अपने पास अपने सोचने का तरीका भी है। हम अपने चेहरे की मदद से हमारे डर को दिखा नहीं सकते, अगर दिखा देंगे तो फिर हमारा इज्जत बहुत ही नीचे गिर जाएगा। और वो दोनों भी कार से बाहर आ जाता है और बोलते हैं मिस्टर रोबोट प्लीज हमें मिस्टर सेन के पास लेके चलिए। और रोबोट भी बोलता है आपको इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, आप फ्रीली मुझे कोई यू भी बुला सकते हो। और वो लोग ये बात सुनकर और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा बात कर रहा था जैसे कि ये कोई ह्यूमन हो ना कि कोई रोबोट। अगर तुम अभी के जमाने में कोई रोबोट को अगर पूछोगे तुम्हारा नाम क्या है तो फिर वो अपना नाम नंबर्स या फिर कुछ कोड लेटर से देगा, लेकिन ये वाला रोबोट बिल्कुल ही ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है। फिर वहां पर आने के बाद वो सभी लोग इसको देख के बिल्कुल ही शॉक में थे, क्योंकि उसके आगे बहुत ही बड़ा पृथ्वी का मैप था और सभी जगह कौन कौन कैसा कर रहा है वो सभी दिखाई दे रहा था। और सैन इन सभी को देख रहा था और बोल रहा था ये पृथ्वी के हर जगह बहुत ही तहे मचना स्टार्ट हो चुका है, अभी ये वर्ल्ड चाओस्टिक हो चुका है। और कैप्टन जाओ आप यहाँ पर आए हैं यानी इसका मतलब कुछ तो होगा जो कि आप यहाँ पर मुझे बोलने के लिए आए हो। और जाओ भी बोलता है हाँ आपने सही कहा, हमारा सिचुएशन बहुत ही बिगड़ चुका है और हमने ये भी नोटिस किया है जब आप प्लेन क्रैश होने से बचाए थे आप आपकी आइडेंटिटी को भी छुपाए नहीं थे, इसलिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। फिर सैन बोलता है मुझे मेरा आइडेंटिटी को छुपाना क्यों चाहिए। और जाओ भी बोलता है ये न्यूज पूरे के पूरे वर्ल्ड को शॉक कर चुका है, आपके ऐसे सुपर नेचुरल आदमी को बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं और ये जो न्यूज है अपोकलिप्स का वो भी आम जनता जान चुका है, इसलिए पूरा का पूरा वर्ल्ड पूरा चाउस हो चुका है। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसको जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा फिर भी इसको रोक नहीं सकता। और दूसरा जो ऑफिसर था वो भी कुछ डिटेल को सैन को दिखाता है और बोलता है जो फॉरेनर गवर्नमेंट है वो सभी ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल चुका है, इवन अगर हम फुल्ली कोऑपरेट करें आपके साथ तो फिर भी हम इसको दबा नहीं सकते, आपके न्यूज पूरा ग्लोबली वायरल हो चुका है। फिर सैन भी देखता है अपने न्यूज के बारे में जहाँ पर रिपोर्टर लोग बातचीत कर रहे थे ये एशियन दिखने वाला आदमी एक प्लेन क्रैश होने से बचाया है और हमने उसका सुपर नेचुरल एबिलिटी को भी फुली रिकॉर्ड किए हैं और उसे देखते हुए लग नहीं रहा कि वो अपने आप को लो प्रोफाइल लगना चाहता है। अगर किसी के पास सुपर नेचुरल पावर आ जाता है तो फिर वो अपने आइडेंटिटी को छुपाता है, क्योंकि उसे डर है कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी को पता चल जाएगा मेरे सुपर नेचुरल पावर की वजह से तो फिर वो मुझे किडनैप भी कर सकते हैं या फिर मेरे ऊपर खतरा भी आ सकता है। लेकिन ये बंदा अपने चेहरे पर एक मास्क भी नहीं लगाया है, यानी इसका मतलब ये सभी को दिखाना चाहता है मैं तुम सभी का सेवियर हूँ, सभी लोग मेरा पूजा करो। और यही सब न्यूज पूरा इंटरनेट में वायरल हो रहा था। फिर जाओ बोलता है हम जो हायर अप्स है वो भी बोल रहे थे अगर आप चाहे तो फिर आपकी आइडेंटिटी को हम छुपा सकते हैं और ज्यादा नेगेटिव न्यूज फैलने से पहले हम उसको दबा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका ओपिनियन, अगर आप चाहे तो। लेकिन सैन वो टैबलेट को नीचे रखते हुए बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मीडिया को जितना मुझे वायरल कराना है वो कर सकता है और यही तो है जो कि मैं चाहता हूँ, जितने लोग मेरे बारे में जानेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन वो लोग भी बोलते हैं सर मुझे लगता है कि आपको नहीं पता है यहाँ पर जो मीडिया से वो बहुत ही बड़ा चौड़ा के आपके बारे में बताएंगे जिससे कि सभी लोग आपका दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन सैन बोलता है मैं ऑलरेडी तुम्हें बोल चुका हूँ मैं भी एक अर्थ प्लेनेट से आया हूँ जो कि इस वर्ल्ड से पैरेलल है, इसी वजह से नेचुरली मुझे पता है ये सब कुछ क्यों और इन सभी का टैक्टिक्स क्या है, इसलिए मैं उनके पावरफुल पब्लिसिटी को यूज कर रहा हूँ मेरा नेम और भी फैलाने के लिए, ताकि सभी लोग मेरे से डरेंगे। और ये पूरी दुनिया में बहुत टाइप के पीपल रहते हैं, कुछ लोग मेरे से डरेंगे या फिर कुछ लोग अपने जान खत्म होने तक लड़ाई करेंगे। और तुम्हें क्या लगता है मैं किसको ज्यादा देखना पसंद करूंगा। और जो अभी बोलता है नेचुरली वही लोग को देखना पसंद करोगे जो कि अपने जान के लिए लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और सैन बोलता है एग्जैक्टली, बट सब कुछ अभी इसमें ही डिपेंड करता है, जब कुछ लोग जान जाएंगे ये अपोकलिप्स के बारे में और ये बहुत जल्दी आने वाला है तो फिर वो सतर्क हो सकते हैं, बिना उनको बताए मरने से अच्छा हम उनको पहले से ही बता दे ताकि वो प्रिपेयर हो सके अपने मरने का या फिर अपने जान पर खेल के लड़ाई करने का, जो भी वो चूज करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और वो ऑफिसर भी समझ जाते हैं सैन का जो मेथड है सभी लोगों को बचाना वो बिल्कुल ही अलग है। फिर सैन बोलता है मैं कंटिन्यूसली मेरा ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाता रहूंगा और उसका इन्फ्लुएंस को सभी जगह फैलाता रहूंगा, इसलिए जितना लोग मेरे बारे में जानेंगे और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे वो और भी क्यूरियस हो जाएंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहेंगे। उसी के बाद से हम उन लोगों को चुनेंगे जिनके पावर दम हो ये बड़े बड़े डिजास्टर के साथ लड़ाई करने का, जो कि हेबेन के साथ भी फाइट कर सकता हो। और वो दोनों ऑफिसर भी समझ जाते हैं और बोलते हैं आप चिंता मत हो जाइए मिस्टर सेन, हम अभी जाके आप जैसा कहें वैसा ही करेंगे, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर आप एक वर्ड हमें बोल सकते हो, आपके एक वर्ड के मात्रा से ही हम कोई भी एक्शन को ले सकते हैं इमीडिएटली। अभी हमारा काम हो चुका है, अभी हमें यहाँ से जाना
जाना चाहेंगे और उनको छोड़ने के लिए यहाँ पर रोबोट भी आया था और वो दोनों पूछते हैं, मिस्टर रोबोट, तुम्हारी टेक्नोलॉजी तुमने हमारे सामने डिस्प्ले किया है, जरूर से तुम मिस्टर सेन के टॉप यूनिट में से एक होगे। लेकिन मिस्टर रोबोट बोलता है, नहीं, मैं सारों के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, इसलिए मेरा रैंक इतना हाई नहीं है। मैं सिर्फ लेवल 2 का एआई एक्सपेरिमेंट हूँ और मेरा मास प्रोडक्शन भी बहुत ही कम है क्योंकि मेरा जो क्वालिटी है वो बहुत ही लो है। और ये बात सुनकर वो दोनों का भी होश उड़ जाता है और मन में सोच रहे होते हैं, अगर तुम लो हो तो फिर हमारा जो रोबोट है वो क्या है, वो तो सिर्फ कुछ ऑर्डर करो तो ही काम करते हैं, एक मशीन के जैसा। फिर वो दोनों अपने गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं और बातचीत कर रहे थे, मैं जल्दी से इस सभी को हायर अप को रिपोर्ट कर दूंगा और एकेडमिक्स को भी रिपोर्ट कर दूंगा ताकि बहुत सारे साइंटिस्ट जाके ये रोबोट को देख सके और उनको रियलाइज हो ये जो साइंस है वो एंडलेस है, तुम जितना आगे जाते रहोगे तुम्हें उतना पता चलता रहेगा और हमें बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा मिस्टर सेन से। अगर हम इस तरीके से हाई टेक्नोलॉजी को मास्टर कर देते हैं तो फिर हमारा जिंदा बचने का और भी चांस बढ़ जाएगा। फिर हमें दूसरे सीट में सेन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठे हुए सब न्यूज को देख रहे थे और सिस्टम बता रहा था आज का जो हमारा मिशन है वो बहुत सारे कंट्री के ऊपर नजर रखना, बहुत सारे मेजर जो पावर है वो ऑलरेडी एक्शन लेना स्टार्ट कर चुके हैं, वो बिना दिमाग वाले मीडिया के जैसा नहीं है, वो अपने अपने कंट्री से बेस्ट एक्सपोर्ट को भेज रहे हैं ताकि वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सके। हम सिर्फ यही होप कर सकते हैं वो अपने आपस में ही लड़ाई होकर मर ना जाए ये अपोकलिप्स के पहले। फिर सेन बोलता है ये जो ह्यूमन ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में जो फाइटिंग वो कभी नहीं रुकेगा। फिर एआई टेक्नोलॉजी बोलता है, मास्टर क्या हमें काउंटर मेजर को लेना चाहिए ताकि जो भी हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करे हम उनको सबक सिखा सके। लेकिन सेन मना कर देता है और बोलता है अभी वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो जिंदा रहना चाहते हैं या फिर नहीं। एनीवेज अगर वो कुछ मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये प्लेनेट के बाहर मेरा बहुत सारा हथियार भी है, मैं डायरेक्टली जगह उनके पूरे नेशन को ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। बाय द वे हमें भी हमारा प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर सिस्टम को बोलता है, सिस्टम मेरा पॉइंट को एक्सचेंज करके डिजास्टर को प्रेडिक्ट करो और सिस्टम भी कुछ पॉइंट को कंज्यूम करने के बाद उसे डिजास्टर का डिटेल के बारे में बताता है जो कि आज 4:20 AM में एक फायर ट्रिगर हो जाएगा लाइटनिंग के वजह से और एक पूरा का पूरा बिल्डिंग वहीं पर ही आग से जल जाएगा और ये बिल्डिंग फारो सिटी का है और इसका रिजल्ट होगा 525 जन मारे जाएंगे और 236 जन इंजर्ड हो जाएंगे। उसके बाद अगस्त 11 में 7:15 पर एक 5.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक लिवपू सिटी में हिट करेगा और उसके वजह से 12 लोग मारे जाएंगे और 128 जन इंजर्ड हो जाएंगे। उसके साथ साथ 3:24 पर एक वोल्केनो का ब्लास्ट होगा जिस एक्सप्लोजिव इरप्शन की वजह से पूरा वायुमंडल दूषित हो जाएगा और इसका परिणाम पूरा का पूरा बिनान सिटी भोगेगा और उसी की वजह से 5,60,000 जन मारे जाएंगे और ऐसे ही और 2 वोल्केनो को भी ब्लास्ट होगा और उसके वजह से बहुत सारे लोग भी मारे जाएंगे। कुछ प्रेडिक्शन करने के बाद सेन फिर बोलता है एक ग्लोबल वोल्केनिक इरप्शन इसी हफ्ते में होने वाला है और इसका जो डेथ रेट है वो बहुत ही हाई है, इसके वजह से टेंस ऑफ मिलियन पीपुल इंजर्ड हो गए और मारे जाएंगे। फिर वो एआई टेक्नोलॉजी को बोलता है, बाय द वे उसका नाम डियांग जियांग था और उसे बोलता है डियांग जियांग तुम एक वार्निंग को सभी के साथ शेयर कर दो जो अभी अभी हम लोगों ने पिक्चर को देखा और जो बिल्डिंग में लाइटनिंग आके गिरेगा उसको भी ब्रॉडकास्ट कर दो। अगर कोई मरना नहीं चाहता तो फिर जल्दी से ये वार्निंग के द्वारा अपने बिल्डिंग को छोड़ के जा सकता है। फिर हमें दूसरे सीन में फारो सिटी को दिखाते हैं जहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक आके एक बिल्डिंग पर लगने वाला था और वो 4:20 पर होने वाला था और अभी 1 बज चुका था। तभी उसी बिल्डिंग पर एक लड़की आती है जो कि ऑफिस के काम करने के बाद बहुत ही एग्जॉस्टेड हो चुका था और आज एक वीकेंड होने के बाद भी वो बहुत ही काम करके आया था और उसके साथ ही एक आदमी था जो कि उसे बोल रहा था एक एडिटर इन चीफ ऑफ ए न्यूज़पेपर होने के बाद तुम्हें ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा और ये लड़की का नाम था रोजेटी और रोजेटी भी बोलता है क्या पता यहाँ पर हमारे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में बहुत सारा काम आ चुका है अचानक से, ये वर्ल्ड के चारों तरफ बहुत सारा तबाही मच चुका है, कहीं पर तूफान आ रहा है कहीं पर लाइटनिंग स्ट्राइक आ रहा है, इसलिए मुझे बहुत ही काम करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद वो आदमी आगे जाते हुए बोलता है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ मेरा जो इंजीनियरिंग एकेडमी है वहाँ पर एक लेडी का जरूरत है जो कि बिल्कुल ही आपकी तरह ही हो जो कि ओवर टाइम भी आसानी से कर सकता है, अगर आप चाहे तो फिर मैं आपको रेकमेंड भी कर सकता हूँ क्योंकि उसमें बहुत ही पैसा भी है। फिर रोजेटी भी बोलता है कोई बात नहीं मैं आगे इसके बारे में जरूर से सोचूंगा और आपको अभी के लिए गुड नाइट। फिर वो अपने अपार्टमेंट में आने के बाद शूज को उतार रहा था और खुद के साथ ही वो बात कर रहा था मेरा सर बहुत ही दुख रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक बैलून की तरह वो कभी फट सकता है। मैं एक न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में काम करने के नाते मेरे पास हर तरीके का न्यूज आता है जो कि एक से बढ़कर एक होता है, इसलिए मेरे सर पर बहुत सा टेंशन चलता ही रहता है। तभी वहीं पर 2 बच्चे आ जाते हैं जो कि उसी लड़की का बच्चे थे और उसका बेटा बोलता है मदर आप आ चुके हो और जो बेटी था वो ही बोलता है मैं आपको बोला था मेरे लिए एक बैलून लाने के लिए, क्या आप वो बैलून को लाए हो? लेकिन रोजेटी जब इन दोनों को देखता है उनके तुरंत ही पास चला जाता है और बोलता है तुम दोनों अभी तक सोए क्यों नहीं हो, अभी रात के 1 बज चुके हैं, तुम्हें क्या हो चुका है? बच्ची बोलती है वहां तरफ एक बिग सिस्टर है जो कि हम सभी को डेंजर वार्निंग दे रही है और उसने ही हमको बोला इस अपार्टमेंट से बाहर जाने के लिए। फिर हमें दिखाया था एक टीवी के ऊपर जहाँ पर हमारा डिंगजियांग सभी जगह ब्रॉडकास्ट कर रहा था और सभी अपार्टमेंट में सभी का नाम के
साथ बातचीत कर रहा था और यहाँ पर बोल रहा था एक बड़ा सा वार्निंग है मिस रोजेटी, इमीडिएटली आप अपना दोनों बच्चे को लेके ये अपार्टमेंट से बाहर चले जाइए। ये कोई एक नोटिफिकेशन नहीं है बल्कि ये एक वार्निंग है। अगर आप इस वार्निंग को नहीं सुनोगे तो फिर आपके लिए बहुत ही बुरा होगा। लेकिन रोजेटी को लगता है कोई हैक कर रही है जो कि हमारे डिवाइस को हैक करके हमें तंग कर रहा है। लेकिन एआई बोलता है नहीं मिस रोजेटी, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही डेड सीरियस हूँ। हमारा जो पैन ह्यूमनिज्म प्रोटेक्शन एसोसिएशन है वो सभी जगह नजर रखता है और कोई भी अगर कहीं पर बुरा होता है तो फिर वार्निंग की तरह सभी को बताया जाता है। ये आपके ऊपर है, आप ये वार्निंग को किस तरह से लेते हो। अभी थंडरस्टॉर्म का टाइम आ चुका है, अभी 25 मिनट के अंदर ही एक थंडरस्टॉर्म आके आपके बिल्डिंग पर हिट करेगा, इसलिए जल्दी से आपके चिल्ड्रन को लेके इस अपार्टमेंट से बाहर चले जाइए। लेकिन रोजेटी मना कर देता है और बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम कौन सा मेथड करके मेरे टीवी के ऊपर कंट्रोल कर चुके हो, लेकिन तुम जो अभी कह रहे हो वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। हमारी ये बिल्डिंग में ये दुनिया का बेस्ट लाइटनिंग रॉड है, अगर हमारे यहाँ पर लाइटनिंग गिरता भी है तो भी वो रॉड के द्वारा हम आसानी से वो लाइटनिंग को कलेक्ट करके जमीन के द्वारा भेज देंगे। और उसके साथ साथ ये बिल्डिंग के चारों तरफ फायर अलार्म भी है, एक बार अगर फायर स्टार्ट हो गया तो फिर उससे बुझाने के लिए ऊपर से पानी भी गिरेगा, इसलिए ये बिल्डिंग पूरी तरह से सेफ है। लेकिन वो यही टीवी के साथ साथ इस लैपटॉप टैबलेट सभी जगह कंट्रोल कर देता है और बताता है कि यह हमारे एसोसिएशन का वार्निंग है, अगर तुम इस वार्निंग को नहीं लोगे तो फिर तुम तुम्हारे चाइल्ड को खोगे, ये सिर्फ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम सभी को वार्निंग देना, बाकी तुम्हारे ऊपर है। मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही तुम्हें बोल रहा हूँ इस अपार्टमेंट को छोड़ के इमीडिएटली नीचे चले जाओ। और ये सभी चीज को देखने के बाद रोजेटी भी बहुत ही परेशान हो जाती है और बोलता है तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, मेरा हर डिवाइस पर तुम काबू कैसे कर सकते हो। और बच्चे लोग भी इसको देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको एक मूवी की तरह लग रहा था, क्योंकि वो सिर्फ मूवी में ही देखे थे बहुत सारे हैकर आके सभी डिवाइस के ऊपर कब्जा कर देते हैं। फिर तभी रोजेटी के अपार्टमेंट के बाहर कुछ लोग हो जाते हैं जो कि बोलते हैं मिस रोजेटी प्लीज आपका डोर को ओपन कीजिए, मैं इससे आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके घर के इंटरनेट के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है जो कि हमारे साथ हुआ है। फिर तुरंत ही रोजेटी डोर को ओपन करके उसको पूछता है इसका मतलब क्या तुम्हारे साथ भी वैसा ही हुआ है। फिर वो आदमी बोलता है जरा इस तरफ देखिए। फिर वो जब सामने देखता है वो सभी मैसेज ये अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोग को आ रहा था, किसी के मोबाइल में, किसी के टीवी में, जहां पर भी डिवाइस लगा हुआ था वहां पर एआई बोल रहा था। और ये सब कुछ देखे रोजेटी तो बिल्कुल ही शॉक हो चुका था और वो सोच ही नहीं पा रहा था ये सब हो क्या रहा है, पूरा बिल्डिंग का सिस्टम ही हैक हो चुका है। और अभी भी एआई बोल रहा था 15 मिनट के अंदर ही यहाँ पर एक आग लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए जल्दी से यहाँ पर निकल जाओ। और वहीं पर एक आदमी था जो कि कंप्लेन करता है और बोलता है ये बहुत ही बुरा है, मेरा हर एक डिवाइस काम करना बंद कर चुका है, मैं इसके लिए कोर्ट में कंप्लेन भी कर दूंगा, ये सभी कंपनी जब तक बैंकरप्ट नहीं हो जाते तब तक मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। फिर रोजेटे भी वो आदमी को पूछता है और वो आदमी का नाम था राल्फ और बोलता है राल्फ तुम तो एक इंफॉर्मेशन इंजीनियर हो, तुम्हारे ओपिनियन से हमें क्या करना चाहिए। फिर वो आदमी भी बोलता है अगर मेरा ओपिनियन आप सुनना चाहते हो तो फिर मैं डेफिनेट उसका इंस्ट्रक्शन को सुनना चाहता हूँ, आपको तो पता भी नहीं होगा इसका मतलब क्या है। लेकिन रोजेटे भी बहुत ही शौक था क्योंकि उसके नजर में यहाँ पर जो सबसे टेक्नोलॉजी के मामले में हाई नॉलेज रखता है वो है इस आदमी। फिर वो आदमी बोलता है एक वायरस को पूरे पूरे अपार्टमेंट के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के लिए बहुत ही रिसोर्सेज चाहिए और उसको एक हाई टेक्नोलॉजी ब्रेक कर सकता है। इवन वो जो एआई टेक्नोलॉजी था वो हर एक पर्सन का नाम लेके सबको बुला रहा था, इसका मतलब आप समझ ही सकते हो ये जो भी है उसका टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से ह्यूमन लेवल से बहुत ही एडवांस है। मेरे हिसाब से यहाँ तक कि मिलिट्री भी ये सब नहीं कर सकता, ये जरूर से एक एक्सट्रीमली हाई इंटेलिजेंस है। और रोजेटी भी इसको सुन के बिल्कुल शौक में था और बोलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक्सट्रीमली एडवांस हो। और तभी उसके मोबाइल में वो एआई बोलता है ये आदमी सही बोला, इससे जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तो मेरा बात मान के ये अपार्टमेंट को छोड़ के नीचे चले जाओ क्योंकि 30 मिनट के अंदर ही एक लाइटनिंग आगे इसको टकराने वाला है। फिर वो आदमी भी वहां से दौड़ते हुए आगे चले जाता है और रोजेटी को बोलता है मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ तुम तुम्हारे चिल्ड्रन को पकड़ के ये अपार्टमेंट के नीचे चले जाओ। लेकिन रोजेटी भी अभी भी इसके ऊपर यकीन करने से मना कर रहा था और बोलता है राल्फ क्या तुम सच में ये नॉनसेंस प्रेडिक्शन को बिलीव करते हो, ये तो मुझे लग रहा है कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। राल्फ बोलता है हमारे चाइनीज में एक कहावत है अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होने जा रहा है तो फिर जरूर से गलत होके ही रहेगा, लेकिन हम हमारे चिल्ड्रन को ये प्रेडिक्शन की वजह से गैम्बल में नहीं रख सकते, हम अगर नीचे चले भी जाएंगे तो फिर हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। और जो पहले वाला आदमी था जो कि कंप्लेन कर रहा था वो बोलता है बहुत ही अच्छा, जो भी यहाँ से जाना चाहता है तो फिर वो आदमी का पीछा कर सकता है, लेकिन मैं तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा और मैं मेरा स्मार्टफोन की भी तोड़ दूंगा और पूरे के पूरे अपार्टमेंट का इलेक्ट्रिक सप्लाई कट कर दूंगा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसके बाद भी वो कैसे मुझे परेशान कर सकता है। फिर रोजेटी का जो बच्ची था वो भी आके रोजेटी को बोलता है मॉम क्या हमें यहाँ से निकलना चाहिए या फिर नहीं, और रोजेटी भी अपने बच्चे को ध्यान से देखता है। फिर कुछ ही समय के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि उस अपार्टमेंट को छोड़ के नीचे जा रहे थे और अभी भी एआई सभी को बोल रहा था अभी ये सब कुछ होने के लिए 9 मिनट बाकी है। और कुछ ही समय के अंदर सभी लोग नीचे आ जाते हैं और वहां पर बहुत तेजी से बारिश भी होने लगता है और सभी लोग भी बहुत ही परेशान हो रहे थे इस बारिश की वजह से और बातचीत कर रहे थे। वो लड़की हमें अपना अपार्टमेंट को छोड़ के नीचे आने के लिए बोला लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ बारिश हो
रहा है। मुझे लगता है कि हमें तंग करने के लिए वो सिर्फ हमें बारिश में खड़ा कर रहा है। ये जरूर से कोई प्रैंक कॉल होगा एक हैकर के द्वारा। मैं इसको मैनेजमेंट कंपनी को रिपोर्ट कर दूंगा। और रोजो टीवी मन में सोच रहा था ये तो सिर्फ एक नॉर्मल बारिश है और उसके साथ साथ एक नॉर्मल थंडरस्टॉर्म है, वो कैसे पूरे के पूरे बिल्डिंग को तबाह कर सकता है। क्या हम सच में एक हैकर के द्वारा उल्लू बन चुके हैं? लेकिन तभी वो एआई टेक्नोलॉजी बोलता है अभी वो आ रहा है, और जैसे ही बोलता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा लाइटनिंग का स्ट्राइक है, वो बिल्डिंग के ऊपर वो हिट करता है और वो लाइटनिंग की वजह से उस बिल्डिंग पे जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी था वहां पर धमाका हो जाता है और पूरे के पूरे बिल्डिंग में आग लग जाता है। और सभी लोग इसको देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो सच निकला, यहाँ पर सच में पूरा का पूरा बिल्डिंग अभी आग से जल रहा है। और जो लोग ये वार्निंग को नहीं मान अपने अपार्टमेंट में ही रह चुके थे वो लोग आग से जल के नीचे गिर रहे थे और तड़प तड़प के वहीं पर ही मर रहे थे। उनको पता है हम आग से जल के मर जाएंगे और इस आग में जल के मरना बहुत ही दर्दनाक होता है, इसलिए अपने खिड़की से नीचे जंप कर देते हैं ताकि वो अचानक से नीचे गिर के मर जाए और उनको ज्यादा पेन ना हो। और ये सब रोजेटी देखकर और भी शौक हो जाता है। उसे तो यकीन भी नहीं था उसके सामने ही बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं और जो लोग नीचे आ चुके थे उन लोगों के बीच में भी हड़कंप मच जाता है और सभी लोग बोल रहे थे यहाँ पर कोई भी फायर फाइटर नहीं है, यहाँ पर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पर मदद करने के लिए कोई नहीं आया है। फिर तभी रोजेटी को उसका सन बताता है मदर कि हम भी उसके तरह ही जल के मर जाते अगर हम ये बिल्डिंग से नीचे नहीं आते। और रोजेटी भी अभी कुछ कहने की हालत में भी नहीं था क्योंकि वो अभी भी बिल्कुल ही शौक था और मन में सोच रहा था ये सही बात है, अगर मैं इस अपार्टमेंट में ही रह जाता तो फिर हमारा फैमिली वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता और मेरा फोन भी अभी नॉर्मल हो चुका है और सभी डिवाइस अभी अच्छे से काम कर रहा है और जो हमें वार्निंग दे रहा था एआई टेक्नोलॉजी वो अचानक से गायब भी हो चुका है हम सभी को बचाने के बाद। और वो पहले हमें बताया भी था वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। फिर वहां पर ओजेटी को अपने बच्चे भी पूछ रहे थे मदर हमारा हाउस तो अभी जल के राख हो चुका है, हम लोग अभी रहेंगे कहाँ पर, क्या हम लोग अभी दूसरी जगह में मूव होने वाले हैं? और ये जो बिग सिस्टर था जो कि हमें वार्निंग देने के लिए आए थे क्या हम उससे दोबारा मिल सकते हैं? लेकिन रोजेटी उनके ऊपर बात ना सुनते हुए एक फोन कॉल करता है अपने सुपीरियर को और बोलता है कि आप मुझे एक मदद कर सकते हो, मैं आपको एक एसोसिएशन का नाम बताता हूँ, प्लीज आप ये एसोसिएशन के बारे में जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दो। फिर हमें दूसरे तरफ सैन को दिखाते हैं जो कि अपने सिस्टम से सब कुछ देख रहा था ये नजारे को, और सही समय में फायर फाइटर वहां पर आके सभी को बचा लिए थे। लेकिन जो हमारी वार्निंग के द्वारा जितने लोग भी अपार्टमेंट से नीचे आए हैं वो सभी लोग बच चुके हैं और उनको थोड़ा इंजर्ड भी नहीं लगा है। और ये पूरे बिल्डिंग में जितने भी लोग थे उनमें से सिर्फ 67% लोग ही जिंदा बच पाए हैं और बाकी सब मौत के घाट उतर चुके हैं। लेकिन मास्टर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो कि मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, मैं इतना वार्निंग देने के बाद भी वहाँ पर जितने भी लोग थे अपने अपने स्मार्टफोन को वहीं पर तोड़ चुके थे लेकिन मेरे वार्निंग को सीरियसली नहीं लिए और मेरे ऊपर यकीन भी नहीं करे जब तक उनका लास्ट मोमेंट नहीं आ गया, तभी जाके मुझे बोल रहे थे हमें बचा लो बोल के। मैं ये ह्यूमन नेचर को अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ और मैं मेरे टास्क को कंप्लीट भी नहीं कर पाया हूँ जो कि आपने मुझे दिया था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मेरे वजह से बहुत सारे लोग भी वहाँ पर मारे गए हैं। बट सैन उसे बोलता है तुमने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया, जो भी लोग वहाँ पर मरे हैं वो अपने गलती की वजह से मरे हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर में यही होता है, अगर ह्यूमन किसी पावरफुल इंसान को देख लेता है जो कि ह्यूमन से पावरफुल हो तो फिर वो उसे डरने लग जाता है और आगे जाके कैसे उसको खत्म करे वही सोचता रहता है। इसलिए तुम्हें देखकर वो लोग बहुत डर गए और उसी की वजह से उन लोगों ने चूज किया कि वो अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि उन लोगों को लग रहा था तुम एक स्कैमर हो जो कि उनको बाहर बोला कि कुछ स्कैम कर दोगे। वो लोग इस चीज को समझ नहीं पाएंगे जब तक ये चीज को वो बिलीव नहीं कर देते हैं। और तुमने जैसे कि अभी देखा वो एक स्मॉल बिल्डिंग है और उसमें जब तुम ब्रॉडकास्ट किए और सभी को वार्निंग दिए तो वहां पर बहुत सारे ग्रुप बन गया, कोई ग्रुप बाहर चला गया और कोई ग्रुप अपने अपार्टमेंट के अंदर ही रह गया। तुम इसी से समझ सकते हो हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो ह्यूमन को क्या क्या करवाता है। अगर एक छोटी सी बिल्डिंग पे ऐसा होता है तो फिर तुम समझ जाओ एक पूरा वर्ल्ड में जब डिजास्टर आएगा तब कितने सारे ग्रुप बनेंगे और कितने लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे। और ये एआई भी समझ जाता है और बोलता है मास्टर यानी आप एक्चुअल में इन सभी को वार्निंग देना नहीं चाहते थे बल्कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन को फैलाना चाहते हैं। और सैन भी बोलता है दैट्स राइट, जब बहुत सारे लोग हमें देखेंगे और हमारा बात ना मानकर बहुत सारे लोग अपना जान ले चुके हैं तो फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो ट्रस्ट करने लगेंगे, जब टाइम आएगा तब वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और सिस्टम भी वहां पर एक्टिवेट होकर बोलता है तुमने सही बोला, अगर लास्ट तक 10,000 पीपल भी बच जाते तो भी हमारा मिशन फेल नहीं होगा, हम ह्यूमैनिटी को सेव कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें जैसे भी करके ये वर्ल्ड में 10,000 पीपल को बचाए रखना है और आगे जाके हमें और भी कुछ प्रोग्राम चाहिए और कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए जिसके द्वारा हम बहुत सारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये न्यूज सभी जगह फैल जाता है, एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन एक डिजास्टर को प्रेडिक्ट किया है जो कि आगे जाके सच भी हो चुका है। रात के समय एक बिल्डिंग में लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से आग लग चुका है और उसके वजह से बहुत सारे लोग भी वहां पर मारे गए हैं। लेकिन उससे पहले उन सभी को डिजास्टर वार्निंग भी दिया गया था, लेकिन जो लोग वार्निंग को मान के बाहर चले गए थे उनको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो लोग नहीं माने वो मारे गए। लेकिन इस डिजास्टर के बारे में पहले हमें न्यूज में भी दिखाई नहीं गया है और ऐसे ही सभी जगह ये न्यूज फैल रहा था और न्यूज वाले ये भी बोल
बोल रहे थे, मैं ये डिजास्टर से ज्यादा ये मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि हमारी इस एरा में कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं बना जो कि अपने परमिशन के बिना किसी के डिवाइस को कंट्रोल कर सके। लेकिन वो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि सभी स्मार्टफोन, टीवी, सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, एक हैकर के जैसा। और वहीं पे ह्यूमन अफेयर ब्यूरो के वो 2 मेंबर भी जा रहे थे, और उनमें से ऑफिसर भी बोलता है, तुम जो भी कर लो, ये न्यूज वाले तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई तो उंगली उठाएगा ही और तुम्हें क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेगा। इनको देख के लग रहा है कि ये लोग बहुत इंटरेस्टेड है मिस्टर सेन के पावर के ऊपर। अगर इनको उस तरह का पावर मिल जाता है तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये दुनिया के सभी लोग मिस्टर सेन के ऊपर नजर रखे हुए हैं। और कुछ न्यूज रिपोर्टर मिस्टर अल्फे के पास आ चुके थे, जो कि उसी बिल्डिंग में ही रहता था और ये एक इन्फॉर्मेशन इंजीनियर है। और उसे न्यूज रिपोर्टर पूछ रहे थे, आपका क्या विचार है ये स्केरी इंसिडेंट के बारे में। फिर मिस्टर अल्फा भी उन सभी को बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ह्यूमन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को थैंक यू करना चाहता हूँ मेरा जान बचाने के लिए। वो तुम सभी को जैसे कि पता है, ये सभी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा सब कुछ चाइना कंपनी है, और ये लार्ज स्केल ऑफ हैकिंग इंसिडेंट्स ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास बहुत ही टेक्नोलॉजी की पावर हो। बल्कि ये इंपोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपोर्टेंट वो हमें वार्निंग भी दे हैं, आगे जाकर डिजास्टर हमारे ऊपर आने वाला है। यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है, उन सभी को कैसे पता चला आगे जाकर डिजास्टर आने वाला है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन से बहुत ही ऊपर है। कोई भी इस तरह का प्रेडिक्शन पूरा दावे के साथ नहीं कर सकता। इसलिए वो और भी एक्साइटेड हो जाता है और माइक के अंदर घुस जाता है कैमरे के पास और बोलता है, मुझे पता है ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ये टीवी लाइव को भी देख रहे होंगे, इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक इन्फॉर्मेशन इंजीनियर साइंटिस्ट हूँ। अगर आप मेरा एबिलिटी के ऊपर यकीन करते हो तो प्लीज मुझे आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने दो। आपको मुझे सैलरी देने की भी कोई जरूरत नहीं है। और पीछे न्यूज रिपोर्टर भी बहुत ही कंफ्यूज हो रहा था और मन में सोच रहा होता है, ये मिस्टर अल्फा बहुत ही एक नामी दामी इंजीनियर है, लेकिन उनका ये कंडीशन देखकर मैं भी बहुत ही हैरान हो चुका हूँ। फिर हमें सैन की तरफ दिखाते हैं, जो घर पर बैठ के ये सब कुछ देख रहा था, और उसका रोबोट भी बोलता है, यहाँ पर ऑलरेडी कोई रिकमेंड कर रहा है अपने आप को, ये तो बहुत जल्दी हो चुका है। और एआई भी बोलता है, हाँ हमारा मास्टर का स्ट्रेटेजी काम आ चुका है। और सैन भी इसको देख के हंस रहा था और बोलता है, ये बहुत ही अच्छा चीज है, और ये मिस्टर अल्फा भी बहुत टैलेंटेड है, और मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टैलेंटेड पीपल चाहिए जिससे मेरा ऑर्गेनाइजेशन और भी ऊंचाई को छू सके। फिर एआई भी बोलता है, मास्टर हमने बहुत सारे रिकमेंडेशन को पाए हैं, ये इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। और सैन बोलता है, बहुत ही बढ़िया, तुम एक टैलेंटेड पीपल के प्रोफाइल को बनाओ और उनके सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो और एनालाइज करो उनके पर्सनैलिटी के बारे में, उसका मेंटल स्टेट के बारे में, और उसके बाद ही जाके जो भी अच्छा लगेगा उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करवा दो। तो ये पीछे से वो ब्यूरो के 2 लोग आ जाते हैं और बोलते हैं, मिस्टर सेन आपने जो प्रेडिक्शन किया था लास्ट नाइट वो बिल्डिंग के बारे में, वो न्यूज वायरल चला गया, और आपकी वजह से हमारा जो एसोसिएशन का नेम है वो भी बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो रिपोर्टर्स है वो फिर भी नेगेटिव है, हमारे खिलाफ है। और सैन फिर बोलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि ये वर्ल्ड एंड होने को आया है, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड स्टार्ट हो चुका है। और ये बात सुनकर वो दोनों भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, यानी हमारे पास को ज्यादा टाइम भी नहीं है। फिर सैन उन सभी को बोलता है, मैं मेरे हेडक्वार्टर से कॉन्टेक्ट किया था और कुछ डिजास्टर प्रेडिक्शन के बारे में पूछा था अगले 1 वीक के बारे में, और उससे मुझे पता चला जो ये वर्ल्ड का एंड है वो स्टार्ट होने वाला है कुछ ही समय के अंदर ही। लेकिन उनमें से एक आदमी बोलता है, मैंने तो सोचा था अभी भी टाइम है हमारे पास जिससे हम बहुत सारे प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन सैन बोलता है, डोंट वरी, ये सिर्फ एक बिगिनिंग है, इसमें सिर्फ प्रोबेबली 10 ऑफ मिलियंस पीपल मारे जाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ हैरान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन 10 ऑफ पीपल उनके लिए बहुत ज्यादा थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा अर्थ बहुत ही पीसफुल था, यहाँ पर कोई भी इतना लार्ज स्केल पर मारा नहीं गया है, इसलिए वो बोलते हैं 10 ऑफ मिलियन पीपल। मिस्टर सेन आप इतना आसानी से इतने बड़े नंबर को कैसे कह सकते हैं, इतने बड़े नंबर तो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार में मारे गए थे, जो कि सबसे ये धरती के लिए खतरनाक डिजास्टर था। लेकिन फिर सेन बोलता है, लगता है तुम कुछ गलत समझ रहे हो, मैंने जो 10 ऑफ मिलियन पीपल बोला वो एक दिन का था, और एक दिन का नाम सुनकर वो दोनों के पसीना ही छूट जाता है, क्योंकि वो लोग सोच भी नहीं सकते एक दिन में अगर इतने सारे लोग मारे जाएंगे तो फिर आगे जाके हमारे वर्ल्ड का क्या होगा। फिर सेन उन सभी को बोलता है, तो फिर तुम्हें क्या लगा ये जो ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन है वो पीसफुल होने वाला है, ये पहले दिन में ही बहुत सारे लोगों को मार देगा, तभी जाके तुम्हारे जैसे ह्यूमन मारे जाएंगे और विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे सिविलाइजेशन को बचाने के लिए, लेकिन कितने तुम्हारे जैसे ह्यूमन बचेंगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और तुम्हारे एफर्ट के ऊपर। फिर एक चुटकी मार के कुछ सिनेरियो को उनके आगे ले जाता है और वो लोग भी इसको देख के समझ जाते हैं ये सब कुछ वल्केनो से हैं। और सैन फिर बोलता है, यहाँ टोटल 2000 इनएक्टिव वल्केनोस है, लेकिन उनमें से 500 एक्टिव वल्केनोस भी है, और ये टाइम में ऑलमोस्ट ऑल वल्केनोस इरप्ट होने वाला है। उसके साथ साथ अर्थक्वेक, सुनामी के जैसा डिजास्टर भी आते रहेंगे, और उसी के वजह से बहुत सारे लोग भी मारे जाएंगे। फिर उनमें से जिया हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है, ये जो डेड वल्केनोस है 10,000 साल हो चुका है, उनमें से कुछ साइन नहीं मिला एक्टिवेट होने की, लेकिन आपके कहने के मुताबिक ये भी इरप्ट होने वाले हैं, ये तो एक नामुमकिन के जैसा काम है। लेकिन सैन बोलता है, ये कैसे होगा और इसका प्रोसेस क्या है ये मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिजल्ट को ही पा सकता हूँ, आगे जाके क्या होगा वो इसे बता सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस
डेज, उसके लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 डेज है और इसी के अंदर ही हमें ये ह्यूमैनिटी को सेव करना है। तो उनमें से दूसरा आदमी भी बोलता है ये टाइम हमारे लिए इनफ नहीं है, ये 7 दिन के अंदर हम ये एरिया के पूरे लोग को हटा के दूसरी जगह नहीं ले सकते हैं। ये एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आसपास 3 वल्केनोस एक्टिव है। अगर इन वल्केनोस इरप्ट हो गए तो फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, ये सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर जियाओ भी कहता है मिस्टर सेन, मैं सोच रहा था क्या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे कुछ हेल्प कर सकता है, लेकिन सेन बोलता है मैं जैसे कि पहले बोल चुका हूँ, मेरा सिर्फ काम है तुम ह्यूमंस को रास्ता दिखाना और उस रास्ते में चलने का काम तुम्हारा है। लेकिन अगर तुम चाहते हो हमारा एसोसिएशन तुम्हारे ऊपर और भी इन्वेस्ट करे और भी रिसोर्सेस तुम्हारे ऊपर लगाए, तो फिर तुम्हें अपने वैल्यू को देखना पड़ेगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा तुम्हारा सिविलाइजेशन कितना पावरफुल है, तभी जगह हमारा एसोसिएशन तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करने की इंटरेस्ट दिखाएगा। और जियाओ भी बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, जो रियलिटी है हमें उसे मानना ही पड़ेगा और आप चिंता मत कीजिए, हम हमारे वैल्यू को दिखा के ही रहेंगे, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मैं इमीडिएटली जाके रिपोर्ट भी कर दूंगा सभी हायर अप्स को, हम हमारे कंट्री के फोर्स को गैदर करके ये डिजास्टर से लड़ेंगे। फिर हमें एक यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग के फोन पर एक मैसेज आया होता है जिसमें लिखा हुआ था कुछ ही दिनों के अंदर बहुत सारे वल्केनो इरप्ट होने वाले हैं, इसलिए आपकी सेफ्टी के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना। और लोग बातचीत कर रहे थे, ये एक मैसेज आया हुआ है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ एक पब्लिसिटी स्टंट है जिसके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन को पॉपुलैरिटी मिल सकता है। और दूसरा स्टूडेंट भी बोलता है ये मैसेज मैंने ही पाया था, तुम ही बताओ, जो वल्केनो 10,000 साल हो चुका है अभी तक इरप्ट नहीं हुआ है, वो क्या सच में अभी इरप्ट होने वाला है? यहाँ पर कोई कॉमन सेंस ही नहीं है, ये तो वैसे ही बात हो गया जैसे कि मैं अपने आप को क्विंसी बोल दूंगा। क्विंसी ये चाइना का फर्स्ट एम्पायर था हिस्ट्री में। फिर दूसरा स्टूडेंट भी बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता ये सभी का अटेंशन को ग्रैब करने के लिए स्टंट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सिटी है वहाँ पर बहुत सारे वल्केनोस भी है और उसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं उसको सिर्फ घूमने के लिए। तभी उन सभी का टीचर आ जाता है वहाँ पर और बोलता है सभी लोग यहाँ पर शांत हो जाओ, यहाँ पर एक नेशनल इमरजेंसी आ चुका है जो कि तुम्हारी लाइफ के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं जानता हूँ तुम सभी के मोबाइल के अंदर वार्निंग भी आ चुका है इस मैसेज के बारे में, और ये मैसेज ह्यूमन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से आया है और हमारे सिटी का जो हायर अप्स है वो भी ये मैसेज को सीरियसली ले रहे हैं, इसलिए तुम ये मैसेज के ऊपर जोक बनाने से अच्छा अपने सेफ्टी के ऊपर ध्यान दो। हमें जल्द से इस सिटी से निकल कर दूसरे प्लेस में शिफ्ट किया जाएगा। ये सिटी में टेंस ऑफ मिलियन पीपल रहते हैं और उन सभी को 4 दिनों के अंदर निकलने का डिसाइड करा गया है, इसलिए तुम सभी लोग रेडी हो जाना। फिर हमें बहुत सारे न्यूज को दिखाते हैं जो कि बाहर की कंट्री के ऊपर रिलीज हो रहा था और सभी लोग न्यूज में यही बातचीत कर रहे थे। जो ये वार्निंग का मैसेज सभी को आया है, ये वर्ल्ड में कुछ लोग हैं जो कि इसको सीरियसली ले चुके हैं और हमारे पास भी ये वार्निंग वाला मैसेज भी आया था। लेकिन आप सभी को जैसे ही पता ही होगा हमारे ऑफिस में हर दिन कुछ ऐसा अजीब सा मैसेज आता रहता है, इसलिए हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंट्री इसको सीरियसली लेके अपने लोग को भी दूसरी जगह में शिफ्ट कर रहा है। फिर हमें एक न्यूज रिपोर्टर को दिखाते हैं जो कि एक बंदे के साथ बातचीत कर रहा था और बोलता है क्या ये बात सच है? हमने अभी भी सुना है ईस्ट के साइड में बहुत सारे लोगों को रिलोकेट किया जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन इतने जल्दी वो कैसे ले सकते हैं? वो सिटी में टेंस ऑफ मिलियन पीपल रहते हैं, सिर्फ एक छोटे से वार्निंग की वजह से वो लोग इतना बड़े स्टेप को आगे बढ़ा चुके हैं। और जो जर्नलिस्ट यहाँ पर आया था न्यूज रिपोर्टिंग करने के लिए वो भी बोलता है ऑफ कोर्स मैं भी ये वार्निंग मैसेज को पाया था अपने मोबाइल फोन में और मैसेज पाने के तुरंत बाद ही मतलब आधे घंटे के अंदर ही ये लोकल अथॉरिटी अपना नेक्स्ट स्टेप ले चुका है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को रिलोकेट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे गाड़ियां भी आ चुके हैं इन सभी लोगों को लेके दूसरी जगह में शिफ्ट करने के लिए। मैं जिस तरफ भी देख रहा हूँ उस तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं ये भी सुना हूँ बहुत जल्दी यहाँ का जो आर्मी है वो यहाँ पर आने वाला है इन सभी को असिस्ट करने के लिए, लेकिन इनका जो आर्मी है उसको यहाँ पर आने के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए। सिर्फ एक वार्निंग के वजह से वो अपने आर्मी फोर्स को भी एक सिटी के अंदर लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और अभी मेरा फोन में मल्टीपल नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है जहाँ पर मेरे नाम के साथ साथ मेरा पूरा का पूरा डिटेल में लिखा हुआ है और मुझे बोल रहा है मैं जहाँ से आया हूँ वहां पर चले जाने के लिए। यहाँ तक कि जो मेरा आइडेंटिटी है वो भी बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं ये डिसाइड किया हूँ यहाँ का जो रियल सिचुएशन है उसको डिलीवर करने के लिए, उसका लाइव फोटोज दिखाने के लिए। यहाँ पर जितने भी प्राइवेट कार है उन सभी को हटा दिया गया है और जितने भी बड़े बड़े ट्रक्स है वहां पर आ चुका है उन सभी लोगों को लेके दूसरी जगह में शिफ्ट करने के लिए। और ये एक शॉकिंग न्यूज है सभी के लिए। मुझे तो अभी तक पता नहीं चल रहा है इतने बड़े बड़े स्टेप को वो मेंटेन कैसे कर रहे हैं। हम लोग ऑफिशियली एक डाटा भी रिसीव किए हैं जिसमें आधे घंटे के अंदर ही ये सिटी के 78,000 स्टोर को बंद किया जा चुका है उन सभी को शिफ्ट करवाने के लिए। और बहुत सारे जो फैक्ट्रीज कंपनी से उनके एम्प्लॉयज भी यहाँ पर आ चुके हैं मदद करने के लिए सभी सिविलियन को निकलने के लिए। और सैन को भी हमें दिखाते हैं जो कि रिपोर्टर्स को देख रहा था अपना सिस्टम के विंडो से और बोलता है बहुत ही अच्छा, मेरे ये वार्निंग के वजह से ये बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को संभाल रहे हैं। और सिस्टम में बोलता है हमारा जो ये वाला सिटी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिटी है, क्योंकि जो बाकी का पैरेलल वर्ल्ड होता है तुम जहां पर भी जाते हो वो तुम्हारी वार्निंग को नहीं सुनते हैं, लेकिन ये वाला सिटी तुम्हारा पावर और तुम्हारा एबिलिटी को देखने के बाद तुम्हारा हर एक वर्ड को वो सीरियसली ले रहे हैं। जब तक यहाँ पर आर्मी नहीं आ जाता तब तक वो अपने जान को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। फिर तभी साइट में से एआई भी बोलता है यहाँ का जो आर्मी है वो
वो यहाँ पर आ चुका है और उन सभी का कमांडर है होंग फेई। लेकिन वो यहाँ जैसे ही एयरपोर्ट में पहुंचा, बहुत सारे रिपोर्टर उसका पीछा कर रहे हैं और सैन भी बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है क्यों, और सिस्टम भी बोलता है उन लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है वो क्या कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक बड़ा सा न्यूज चाहिए जो कि टीवी में दिखाकर वो बहुत सारे पैसा को छाप सकते हैं। उनको ये भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके वजह से बहुत सारे लोगों का जान भी जा सकता है। फिर हमें दूसरे तरफ वो रिपोर्टर्स को दिखाते हैं जो कि कमांडर का पीछा कर रहे थे और उसको सवाल पूछ रहे थे कमांडर होंग कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है जो कि आप ये बड़ा सा डिजास्टर से सभी लोगों को बचा सकते हैं, आपको क्या लगता है और आपका ये डिजास्टर के लिए क्या कहना है, आप यहाँ का सिटीजन को कैसे कन्विंस करोगे अपने बातों में यहाँ से निकालने के लिए, प्लीज हमें कुछ कहिए ताकि हम सभी लोग को न्यूज दे सके। और कमांडर भी जानता था अगर इन सभी को आंसर नहीं दूंगा तो फिर ये लोग मुझे और भी वेट करवाएंगे, इसलिए उन सभी को बोलता है यहाँ पर मेरे पास अभी 4 दिन नहीं बल्कि 99 घंटे 27 मिनट बाकी है। 10 मिनट पहले ही एक हाई स्पीड ट्रेन यहाँ पर आ चुका है ये सभी लोग को यहाँ से निकल कर बाहर ले जाने की, और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस वाले सभी बस को सस्पेंड करा दे चुका है ताकि यहाँ का रोड खाली हो सके और सभी लोग को आसानी से यहाँ से निकाला जा सके। अभी के लिए तो हमारा यही प्लान है। और सैन भी इस कमांडर को देख थोड़ा स्माइल मारता है और बोलता है ये कमांडर भी इतना बुरा भी नहीं है, ये एक टैलेंटेड जनरल है, इसको अगर ट्रेनिंग दूंगा अच्छे से तो फिर ये मेरे लिए आगे चल बहुत ही फायदा करवाएगा। और तभी कोई साइड में बोलता है व्हाट द हेल, तुम सब लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें क्या सच में लगता है ये प्रेडिक्शन एक्चुअल में होने वाला है, तुम इसके ऊपर बिलीव भी कैसे कर सकते हो एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। मेरे ओपिनियन से तुम सभी लोग को इसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। और ये सब कुछ दूसरे कंट्री का जर्नलिस्ट था वो बोल रहा था और कमांडर इसको सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ पर जोक करने आए हैं, हम तुम्हारे से व्हाइट मोंकी के गार्ड के ऊपर बिलीव नहीं करते, हम सिर्फ एक ही बात के ऊपर बिलीव करते हैं वो है हमारा लोगों का जान, हमारे लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी है और वही सबसे दुनिया में प्रीशियस है। तुम कहाँ से हो, तुम्हारे यूनिफॉर्म को देख के लग रहा है कि तुम एनसीबी से हो, तुम्हें जल्द से जाकर चेक करना चाहिए जो अभी 20 मिनट पहले आयरलैंड के अंदर एक अर्थक्वेक आया था वो अभी उस प्रेडिक्शन लिस्ट में लिखा हुआ था। अभी तुम ही बताओ वो अननोन ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे प्रेडिक्शन कर चुका है एक ही दिन में, तो क्या हमें उसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए और हम हमारे सिटीजन को खतरे में क्यों डाले, हम कोई भी चांस को छोड़ नहीं सकते जिससे हमारे सिटीजन को खतरा हो। फिर दूसरी तरफ सैन एआई को पूछता है वर्ल्ड के बाकी सब नेशन के बारे में क्या, उन लोग का क्या हालचाल है। फिर एआई उसे बोलता है बाकी सब नेशन का जो लीडर है वो सभी अभी के लिए सिर्फ ईस्ट को देख रहे हैं और यहाँ के एक्शन के ऊपर नजर रखे हुए हैं, लेकिन वो लोग अभी तक कोई स्टेप नहीं लिए ये डिजास्टर के खिलाफ। और मैं आपको जो अभी दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरनेट में वायरल जा रहा है और इसी के बारे में सब लोग बातचीत कर रहे हैं। और उस न्यूज में दिखाते हैं एक न्यूज रिपोर्टर बोल रहा होता है हम अभी एक रिपोर्ट पाए हैं जब हमारे जर्नलिस्ट वहां पर जाके एक सवाल उठाया वहाँ का कमांडर भी बहुत ही भड़क गया और उसकी वजह से उसका माइक और कैमरा भी उससे लिया जा चुका है। इससे हमें पता चल रहा है ये सब कुछ एक पब्लिसिटी स्टंट है उनके कंट्री को सेफ दिखाने का। और सैन भी ये न्यूज को देखकर बोलता है ये नॉर्मल है, अभी के लिए सभी लोग यही सोचेंगे। फिर एआई भी उसे बोलता है ये सिटी के अलावा बाकी सब जो फॉरेन कंट्री है वहाँ के सिटीजन बहुत ही रिलैक्स है, वहाँ का सिचुएशन भी बहुत ही बिगड़ता हुआ जा रहा है। मैं ऑलरेडी उन सभी का एक वार्निंग दे चुका हूँ और मैं उनको सजेस्ट भी किया हूँ ये सिटी को छोड़ के दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन ये सब करने के बाद भी वहाँ का जो लोकल अथॉरिटी है वो कोई भी स्टेप नहीं लिया है। वहाँ का जो लोकल अथॉरिटी है वो सिटीजन को छोड़ चुका है उनका जो भी मन करे वो करने का, वो अभी तक डिजास्टर के साथ लड़ने के लिए कोई प्रिपरेशन भी नहीं किए हैं। और वहाँ का गवर्नमेंट भी बोल रहा है हमें प्रिडिक्शन के ऊपर बिलीव नहीं करते, लेकिन फिर भी वो कुछ वोल्केनिस्ट एक्सपर्ट को और जियोलॉजिस्ट को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वोल्केनो के पास भेजा है। और वहाँ का सभी न्यूज रिपोर्टर यही बोल रहे थे हमें पता नहीं है ये सब क्यों हो रहा है और ये न्यूज इतना वायरल क्यों जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो ईस्ट की तरफ से आ रहा है, यानी वो सभी कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज थे। फिर सैन को दिखाता है जो कि बोलता है चलो छोड़ दो इसे, जो भी अभी के लिए उनके साथ होगा वो खुद ही जिम्मेदार हो गए, हमें सिर्फ अपना फोकस और एनर्जी को वहीं पर ही लगाना चाहिए जो लोग हमारे वार्निंग को मान के यहाँ से जा रहे हैं। फिर हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारा बसेस भी आ चुका था और वहाँ का सभी टीचर स्टूडेंट को शांत करवा रहे थे और बोल रहे थे आप सभी को पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक हम सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर ये डिजास्टर का सामना करते हैं तब तक हमें कुछ भी नहीं होगा। और स्टूडेंट भी बातचीत कर रहे थे ये सब हो क्या रहा है इस कंट्री में, आखिरकार ये ह्यूमन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है कौन। उसके एक स्टेटमेंट की वजह से पूरा का पूरा होल कंट्री एक्शन को ले चुका है। और दूसरा स्टूडेंट भी बोलता है जो भी हो मैं सिर्फ ये अरेंजमेंट को फॉलो करना चाहूंगा, क्योंकि अगर सच में वोल्केनो इरप्ट हो गया तो फिर मैं वो वोल्केनो में जल के मरना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अभी तक एक रिलेशनशिप में भी नहीं आया हूँ। और वहां पर कोई ब्लॉगर ब्लॉग करने के लिए आ जाता है और कैमरा में बोल रहा था यहाँ पर देखिए ये एक ग्रेट एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। और वहाँ का जो टीचर था वो भी यहाँ पर आ जाता है उससे बातचीत करने के लिए और बोलता है मिस्टर येलो हेयर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम्हारे पास ब्रॉडकास्ट करने की लाइसेंस है। लेकिन वो बंदा बोलता है नहीं मैं एक सेल्फ मीडिया रिपोर्टर हूँ जिसके पास 1 लाख फॉलोअर्स भी है, मैं सिर्फ सच को ही रिपोर्ट करता हूँ, तुम सभी लोग कॉलेज स्टूडेंट तुम बहुत ही बेवकूफ हो जो कि इतना बड़े झूठे प्रेडिक्शन के ऊपर आ चुके हो। लेकिन तभी आगे कुछ कह ही पाता वहीं पर ही बिल्डिंग हलने लगता है और सभी लोग इसको देख के बिल्कुल ही शॉक में आ चुके थे, खास करके वो रिपोर्टर रिपोर्टर के तो पसीने छूट चुके थे। फिर सिस्टम हमें बताता है अभी 2.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वांगचंग सिटी में देखने को मिला है। मैं होस्ट को सजेस्ट करता हूँ आप जल्दी से कुछ प्रिपरेशन
को कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। और सैन भी इसको देख के बिल्कुल ही शौक था, क्योंकि ये एक वल्केनिक इरप्शन का साइन था। और सैन भी सोचने में पड़ जाता है, अगर ये एक वल्केनिक इरप्शन का साइन है तो फिर इसका मतलब तो सिस्टम जो प्रेडिक्शन किया था उससे पहले ही ये वल्केनिक इरप्ट होने वाला है। अभी यहाँ पर आर्मी ट्रक भी आ चुका है सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फास्ट वे से यहाँ से सेफ्टी जगह में ले जाने के लिए उन्हें 1 घंटा और आधे घंटे लगता है। लेकिन कमांडर हंग बोलता है इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने के लिए, इसे सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट करने के लिए। और दूसरा वाला ऑफिसर भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि 1 घंटे में ये सब कुछ पूरा करना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क था। और बोलता है कमांडर हंग, मुझे लगता है कि 1 घंटे में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन जो कमांडर हंग था वो बहुत ही सीरियस था अभी के लिए, और बोलता है अर्थक्वेक अभी लगातार हुए ही जा रहा है, इसका मतलब तो तुम समझ ही पा रहे होगे, अभी किसी भी वक्त वल्केनो इरप्ट हो सकता है। इसलिए हम जितना जल्दी हो सके सेफ्टी से सभी सिविलियन को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, और कैसे भी करके सभी सिटीजन का जान बचाओ। और ये सब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देता हूँ, तुम ही होगे जो कि सभी को गाइड करके इस सिटी से सभी को सेफली बाहर पहुंचाओगे। और वो सोल्जर भी मान जाता है और बोलते हैं कमांडर होंग आप चिंता मत कीजिए, मैं एक गारंटी देता हूँ ये मिशन मैं अच्छे तरीके से कंप्लीट करूंगा। फिर पूरे सिटी में अनाउंस हो जाता है, सिटीजन जितने भी आप सभी लोग यहाँ पर बाकी रह चुके हो सभी लोग गाड़ी के पास आओ, ताकि वहां पर बैठ के यहाँ से जल्दी से निकल सकते हैं। अभी जो अर्थक्वेक आया था इसका मतलब वल्केनो इरप्शन कभी भी हो सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इस सिटी को छोड़ने के लिए रेडी हो जाओ। और सभी लोग वैसे ही करते हैं। वहां पर एक बड़ी सी लंबी लाइन लग जाता है और ये अनाउंस भी किया जा रहा था लाइन से कोई बाहर नहीं निकलेगा, अगर कोई निकला तो फिर उनका लाइफ का जिम्मेदार वही होगी। अभी के टाइम में हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सभी लोग सेफ्टी से यहाँ से निकल सकते हैं। फिर हमें दिखाया था बहुत सारे सोल्जर को जो कि बॉस का गार्डिंग कर रहे थे, और बहुत सारे बॉस भी यहाँ पर आ चुके थे सिटीजन को लेने के लिए। और सिटीजन भी इसको देख के बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है यहाँ पर गाड़ियां आ चुका है, अभी हम सेफ हो सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर भी आ जाते हैं जो कि बोलते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग आगे आ जाओ, और खास करके जो भी बूढ़े लोग और बच्चे हैं वो सभी लोग पहले गाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ, अभी का सिचुएशन में हम किसी भी लोग को मरने नहीं देंगे। और सभी लोग को सोल्जर को देख के बहुत ही सेफ महसूस करते हैं और बोल रहे थे फाइनली यहाँ पर सोल्जर आ चुका है, मुझे भी कोई भी टेंशन नहीं है क्योंकि ये सेफली हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। और ऊपर से सैन और वो एआई भी इस सभी को देख रहा था, और सैन एआई को पूछता है अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन तुम्हें क्या लगता है ये सभी लोग इस सिटी से बाहर निकल सकते हैं। और एआई भी सैन को बोलती है अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आया तो फिर ये सेफली इस सिटी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अर्थक्वेक भी आ चुका है, उसके वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर इनका बाहर निकलना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। और उसी की वजह से वोल्केनो इरप्शन भी बहुत ही जल्दी होने वाला है। अभी वोल्केनो इरप्ट होने के लिए 92 घंटे 32 मिनट्स बाकी है, और अभी सिटी में 23 मिलियन से भी ज्यादा लोग अभी बाकी है। अपने सिस्टम में चेक करते हुए एआई कुछ नोटिस करता है और बोलता है मास्टर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुका है, जिसके वजह से इन सिटीजन को प्रॉब्लम भी हो सकता है यहाँ से बाहर निकलने का। और सैन भी बोलता है क्या कौन सा प्रॉब्लम, फिर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पर सभी बाइसाइकिल रास्ते से जा रहे थे, लेकिन अचानक से सभी लोग रुक जाते हैं और वहाँ का जो इंचार्ज था वो सभी बॉसेस के ऊपर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और बोलता है सभी लोग यहाँ पर रुक क्यों गए हैं, आगे हो क्या रहा है, अगर तुम जल्दी से अपना स्पीड को नहीं बढ़ाओगे तो फिर पीछे सभी लोग छूट जाएंगे। फिर वो इंचार्ज आके अपने ड्राइवर को स्टॉप करने के लिए बोलता है क्योंकि इनका बॉस बहुत ही पीछे था, इसके लिए अभी तक ड्राइवर को पता भी नहीं था ये सब हो रहा है। फिर उनका बॉस स्टॉप होने के बाद पूरा डिटेल के बारे में हम बताया जाता है। ये अर्थक्वेक की वजह से पहाड़ों से बहुत सा लैंड खस चुका है, जिसकी वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है, और अगर हमें इस सिटी से निकलना है तो फिर इस हाईवे से हमें निकल कर ही आगे जाना है। और वो इंचार्ज भी अभी सोच रहा था इसको अभी होने वाला था जब हमारा टाइम बहुत ही कम है, और बस में बैठे हुए सभी लोग भी बहुत ही पैनिक कर जाते हैं और सोच रहे होते हैं हम अभी बाहर कैसे जाएं, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुका है। लेकिन वो इंचार्ज भी अपने आप को शांत करवाते हुए कुछ मन में सोच रहा था हम ऑलरेडी ये प्रेडिक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर रुक जाते हैं तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और सोचते सोचते अपने हाथों को भी काट रहा था ताकि वो अपना गुस्से को कंट्रोल कर सके। और वो बॉस ड्राइवर भी बोलता है सर अभी हम क्या कर सकते हैं, क्या हेल्प के लिए आप किसी को बुला नहीं सकते, अगर कोई हेल्प के लिए यहाँ पर नहीं आया तो फिर हम यहाँ पर ही फंस जाएंगे। लेकिन इंचार्ज भी जानता है अभी हमारे पास बहुत ही टाइम कम है, और तभी उसी समय ही उसे सैन का बात याद आता है जहाँ पर उसने बोला था अगर तुम अपने मरने का इंतजार करोगे तो फिर तुम डेफिनेटली मर जाओगे आगे जाके, लेकिन अगर तुम मरने से पहले फाइट बैक करने की कोशिश करोगे तो फिर 100% नहीं तो 50% बचने का तुम्हारा चांस बढ़ जाएगा। और ये बात सोचकर सभी सोल्जर को ऑर्डर देता है सभी सोल्जर यहाँ पर असेंबल हो जाओ, हम आगे जाके वो बड़े बड़े पत्थर को हटाएंगे ताकि ये सेफली ये बॉस को आगे ले जा सके, हमारे एक सिंगल पीपल भी यहाँ पर मरना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि हमें अगर अपना हाथ भी यूज करना चाहिए ये पत्थर को हटाने के लिए तो भी हम ये करेंगे। फिर वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आगे आके वो पत्थर को हटाने लगते हैं, और एआई भी सैन को बोल रहा था ये सभी सोल्जर अपने डेथ का इंतजार करने से अलावा ये मुसीबत के साथ लड़ाई करना पसंद करेंगे, इसलिए सभी लोग अपने जी जान लगा दे चुके हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर मास्टर यहाँ पर हेल्प नहीं करते मुझे डर है ये सभी लोग अभी मारे जाएंगे, और सैन भी इसको जानता था अगर मैं मेरे पावर का यूज करके इस रास्ते को क्लियर नहीं करूंगा तो फिर सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, इसलिए सैन वहाँ पर आ जाता है और इसको वहाँ का इंचार्ज भी देख लेता है, इससे सभी को बोलता है हमारा सेवियर यहाँ पर आ चुका है, इसलिए सभी लोग पीछे चले जाए। और सैन भी अपना लाइटनिंग का एबिलिटी को यूज करते हुए वहाँ पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, जिसके वजह से वहाँ पर जितने ही पत्थर था वो चूर चूर हो जाता है, और सभी लोग भी इतना पावरफुल स्ट्राइक देखकर बहुत ही हैरान थे। और सैन वहाँ पर आते हुए बोलता है लगता है कि तुम सभी लोग मेरे
बात को अच्छे से समझ चुके हो और इसी वजह से ही मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और सैन अपने एबिलिटी की वजह से हवा में फ्लाई भी कर रहा था और ये सब पब्लिक देखकर बहुत ही हैरान थे। उन सभी को यकीन भी नहीं हो रहा था ये धरती में कोई उड़ भी सकता है। अगर यह हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ चुका है तो फिर यहाँ पर हमारा मरने का सवाल भी पैदा नहीं होता। फिर वहाँ का जो इंचार्ज है वो सभी को और भी मोटिवेट करता है। मिस्टर सेन यहाँ पर पर्सनली आ चुके हैं हमारा हेल्प करने के लिए, इसलिए सभी लोग बस के अंदर वापस चले जाओ ताकि मिस्टर सेन अच्छे से हमारा हेल्प कर सके और कोई भी मिस्टर सेन को डिस्टर्ब मत करियो। और बस के अंदर ही कोई लड़का इसका वीडियो बना रहा था और पीछे से कोई एक लड़की बोलती है मैं यकीन भी नहीं कर सकता यहाँ पर सच में कोई सेवियर है जो कि हमारे वर्ल्ड को सेव करने के लिए आया है। लेकिन जो लड़का वीडियो बना रहा था वो बोलता है नहीं ये एक सुपरमैन है, ये जरूर से कोई सुपरमैन है जो कि यहाँ पर आ चुका है हमारा हेल्प करने के लिए। और सैन के लिए अभी भी एक टास्क बाकी था। वो अपने पावर की वजह से सभी पत्थर को चूर चूर तो कर चुका था लेकिन वो चूरा पत्थर भी रास्ते के ऊपर पड़ा हुआ था। इसी वजह से अपने एबिलिटी को यूज करते ही उसका पूरा का पूरा बॉडी ग्लो करता है और ग्लो करने के साथ वहां पर जितने भी पत्थर था वो सभी पत्थर हवा में उड़ने लग जाता है। और सभी लोग इसको देख के बिल्कुल ही हैरान थे और सभी लोग सोच ही रहे थे ये सब कुछ एक साइंस फिक्शन मूवी है क्योंकि ये सब कुछ हमें सिर्फ टीवी में ही देखने का मौका मिलता है। जो पत्थर का वजन है वो भी 100 किलो के ऊपर है। फिर सेन अपने एबिलिटी को यूज करते हुए सभी पत्थर को आराम से कंट्रोल करके उस जगह से नीचे फेंक देता है और कुछ पत्थर को साइड में ही पहाड़ में वापस फेंक देता है। और ये पावर को देखकर सभी लोग ही अभी तक हैरान थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था इस तरह का पावर भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और सेन का जब काम हो गया वो आराम से वहां पर खड़ा हुआ था लेकिन देखता है वो बॉस अभी तक यहीं पर ही खड़ा हुआ है। इसलिए वो इंचार्ज को बोलता है तुम अभी तक यहाँ पर कर क्या रहे हो, मैं तुम्हारे रास्ते को साफ कर चुका हूँ, इसे जल्दी से यहाँ पर निकलने की तैयारी करो। और इंचार्ज भी इस पावर से एक स्टैचू बन चुका था। फिर होश में आते हुए बोलता है चलो यहाँ से निकलने की तैयारी करो और ड्राइवर भी बोलता है ओके ठीक है फिर। लेकिन वो इंचार्ज भी मन में बहुत ही राहत की सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड यहाँ पर हमारे सेवियर आ चुके थे हमें बचाने के लिए, अगर वो यहाँ पर नहीं आते तो फिर यहाँ का सभी का जान निकल जाता। और ऐसे ही करते करते रात हो जाता है और अभी वल्कनो इरप्ट होने के लिए 80 घंटे बाकी थे लेकिन अभी भी ये सिटी में 18 मिलियन पीपल बाकी थे। फिर धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ कुछ दिन भी चला जाता है और अभी वल्कनो इरप्ट होने के लिए 43 घंटे बाकी थे और सिटी में 10 मिलियन से ऊपर पीपल बाकी थे। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद लास्ट में से 24 घंटे बाकी थे बट अभी भी सिटी में 8 मिलियन पीपल रह चुके थे। लेकिन फिर भी ये सब कुछ टाइम में हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये मिशन सक्सेसफुल हो सकता है, इसलिए होस्ट आप ट्राई करते रहिए। और सैन भी सिस्टम को बोलता है ये कुछ ऐसा चीज नहीं है जो कि एक दो पीपल करने से हो जाएगा, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, अगर इससे बचना चाहते हो तो फिर थाउजेंड ऑफ पीपल को एक साथ आके काम करना चाहिए तभी जाके ये बड़ा सा मुसीबत से बच सकते हो। फिर तभी एक बॉस में ऐसे ही कोई बच्चा जा रहा था और उसके डैड को बोलता है डैड आसमान में कोई आदमी है जो कि हमारे ऊपर ये पूरा समय नजर रखा हुआ है। और उसका डैड बताता है ये हमारा सेवियर है और ये हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं ताकि हम सेफली इस जगह से बाहर निकल सके, अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आ जाता है तो फिर ये कभी भी हमारे हेल्प करने के लिए रेडी है। और इसका बच्चा भी बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि ये उनके लिए एक सुपर हीरो के जैसा था। फिर नेक्स्ट डे हो जाता है और सुबह सुबह हमें दिखाया जाता है वो कमांडर अपने जीप में बैठे हुए कहीं पर जा रहा था और अभी गिरफ्तार होने के लिए 6 घंटे बाकी थे लेकिन अभी भी सिटी में 5 लाख पीपल रह चुके थे जिनको निकलना अभी बाकी है। फिर वहां पर एक सोल्जर बोलता है हम लोग ऑलरेडी बहुत ही पीछे रह चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 6 घंटा टाइम है, आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कमांडर। और उन सभी का कमांडर बोलता है तुम जैसे भी करो ये अब दोपहर के 12 बजे से पहले ही हमें सभी लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर गाड़ी कम पड़ रहा है तो फिर मेरा गाड़ी ले लो लेकिन सभी लोग को यहाँ से निकाल दो और हम लोग सभी लोग जाने के बाद ही यहाँ से निकलेंगे। और सैन भी कमांडर को देखने के बाद बोलता है लगता है कि मिस्टर होंग अपने जान को रिस्क में रखते हुए सभी लोग का जान बचा रहे हैं। फिर एआई को बोलता है तो फिर तुम मुझे बताओ ये वर्ल्ड में बाकी का नेशन अभी क्या कर रहे हैं। फिर एआई उसे बोलता है उन सभी का एक्शन को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि वो सभी लोग अभी तक प्रिपेयर भी नहीं है डिजास्टर से लड़ने की, तो फिर मुझे तो नहीं लगता वो लोग बच सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दूसरे कंट्री में दिखाया जाता है जहाँ पर रोड बिल्कुल ही जाम हो चुका था और उसी रोड के बीच में एक कार था और उसी कार के बीच में एक साइंटिस्ट था जो कि अपने ड्राइवर को बोल रहा था मैं तुम्हें बोला था ये छोटे से रास्ते में मत लाओ बल्कि हम लोग हाईवे से चले जाएंगे, लेकिन मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर इतना ट्रैफिक हो क्यों रहा है। और उस गाड़ी में ये न्यूज भी आ रहा था, आज का सबसे हाईलाइट न्यूज है वो है एशियन कंट्री मतलब चाइना के बारे में, और जो प्रेडिक्शन किया था यूचान सिटी में वोल्केनो इरप्ट होने का वो और भी पास आते हुए जा रहा है और उनका गवर्नमेंट ऑलरेडी 20 मिलियन से ज्यादा पीपल को वहां से निकल चुके हैं और दूसरे सेफ एरिया में डाल चुके थे। ये एक अनबिलीवेबल स्टेप है और वो साइंटिस्ट भी ये बात को सुन के अपने ड्राइवर को बोलते हैं ये सभी लोग बहुत ही स्टूपिड है, ये सभी लोग अपने सिटी से एक छोटी सी अफवाह की वजह से चले जा चुके हैं, ये ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे एक इडियट भरा काम है। और उसका ड्राइवर भी उसका साथ देते हुए बोलता है यस उनको देखने लग रहा है कि वो बिल्कुल ही डर चुके हैं और हम लोगों ने हमारे कंट्री में अनाउंस कर चुके हैं ये वोल्केनो इरप्ट नहीं होगा, अगर होगा भी इतना बड़ी तरीके से नहीं होगा, लेकिन कोई अगर चाहता है इस जगह को छोड़ के जाने के लिए तो फिर वो अपनी इच्छा से जा सकता है। लेकिन बात वोल्केनो की नहीं है बल्कि आपकी है क्योंकि आप ये दुनिया के बेस्ट जियोलॉजिस्ट हो और हमारे कंट्री में सभी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसी वजह से आप जो भी कहोगे मौसम के बारे में या फिर जियोलॉजिस्ट के बारे में तो वो सच होकर ही रहेगा। और वो लोग अपने लैब में आ जाते हैं और बातचीत कर रहे थे अभी जो वेकेशन हमारा आने वाला है उस वेकेशन में मैं तो किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहता हूँ और आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट उसे चुप कर देता है और बोलते जल्दी से ही रिपोर्ट देखो और हमारा जो मिशन है उसके ऊपर ध्यान दो, वेकेशन के बारे में बाद में बातचीत करना। और उसका जो ड्राइवर था वो एक्चुअल में स्टूडेंट है
है उसका। फिर वो साइंटिस्ट आके अपने डिवाइस में जैसे ही चेक करता है, उसे एक हैरान कर देने वाली बात मालूम होती है और अपने कंप्यूटर को पकड़ के हिलाता है और बोलता है ये इम्पॉसिबल है, ये हो कैसे सकता है। और उसका स्टूडेंट भी बोलता है टीचर आपको क्या हो चुका है, आप ऐसा अजीब अजीब हरकत क्यों कर रहे हो। फिर वो साइंटिस्ट बोलता है अगर सच में ये वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है तो फिर तुम सोचो इसका सोर्स क्या होगा, ये कहाँ से निकलेगा। फिर उसका स्टूडेंट भी होश में आ जाता है और बोलता है अगर ऐसा होगा तो फिर ये जरूर से पृथ्वी के सेंटर से निकलेगा और हम ये बात को तो इग्नोर ही कर चुके हैं, हम पृथ्वी के सेंटर को चेक भी नहीं किए हैं। फिर तुरंत से वो साइंटिस्ट बोलता है जल्दी से जितने भी यहाँ पर अंडरग्राउंड फ्लक्चुएशन हो रहा है अभी के लिए उन सभी का डाटा कलेक्ट करो और जल्दी से इमीडिएटली मेरे पास आओ, क्योंकि मैं अभी अभी बैठ कर उन सभी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ आधे घंटे के अंदर, नहीं तो ये हमारे लिए एक बड़ा सा डिजास्टर होगा। फिर आधा घंटे बीत जाता है। फिर हमें साइंटिस्ट और उसके स्टूडेंट की तरफ दिखाते हैं जो किसी रिजल्ट को देखकर बिल्कुल ही शॉक थे और उसका स्टूडेंट बोलता है टीचर कि आपकी जो सामने है वो सच है, ये जो स्कोर अभी दिखा रहा है और जितना परसेंटेज ये दिखा रहा है अगर ये सही बात है तो फिर तो। और उसका टीचर ही बोलता है हाँ ये वोल्केनिक इरप्शन होने का 67% चांस बढ़ चुका है। और इसी बात के गुस्से से अपने चश्मे को उठा के फेंक देता है और साइंटिस्ट के ऐसे बिहेवियर को देखकर उसका स्टूडेंट भी हैरान था, क्योंकि साइंटिस्ट इसी तरीके से कभी भी बिहेव नहीं किए हैं। फिर वो बोलता है ह्यूमन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन वो एक्चुअल में सच था, आज पहली बार के लिए मैं गलत हो चुका हूँ, क्योंकि ये वोल्केनो इरप्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर हमें दूसरे तरफ एआई को दिखाते हैं जो कि सेन को बोल रही थी मास्टर यहाँ पर अभी अभी एक न्यूज आया है, एक फेमस जियोलॉजिस्ट जिसका नाम स्टेफन है वो एक अर्जेंट स्टेटमेंट रिलीज किया है और वो अपने गलती को भी मान चुका है और ये जारी किया है वो वोल्केनो के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो अपने जान बचाकर जितना जल्दी हो सके भाग सकते हैं, अगर नहीं भागेंगे तो उनका जान भी जा सकता है। लेकिन सेन बोलता है ये अभी के लिए होपलेस हो चुका है, अब ये सब करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो पूरा का पूरा एरिया ही तबाह हो जाएगा वो वोल्केनो की वजह से। फिर एआई बोलती है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और मीडिया को कनेक्ट भी किया, कांटेक्ट करने की कोशिश भी किया पब्लिक को वार्निंग देने के लिए, लेकिन कोई भी उसके बात को यकीन नहीं कर रहा है लास्ट मोमेंट पर। और सभी लोग सोचते हैं वो सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। फिर हमें मीडिया की तरफ दिखाते हैं उस कंट्री के जहाँ पर वो बोल रहा था अभी ये वोल्केनो इरप्ट होने के लिए 15 मिनट बाकी है, अभी आप लोग कैसे हो, आपके फ्रेंड्स और आप जिस वोल्केनो के पास गए हो वो एक डेड वोल्केनो है। फिर हमें दूसरी तरफ रिपोर्टर्स को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे और न्यूज भी कवर कर रहे थे और वो बोलता है एक्सपर्ट ऑलरेडी कह चुके हैं ये वोल्केनो डेड हो चुका है, अभी इसका इरप्ट होने का कोई भी चांस नहीं उठता, अभी के लिए ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कौन बेवकूफ कहता है ये जगह पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर वहाँ पर मीडिया भी बोलता है हाँ लेकिन अभी अभी खबर निकल के आया है एक फेमस जियोलॉजिस्ट अपने स्टेटमेंट को बदल चुका है और वो भी गारंटी दे चुका है ये वोल्केनो इरप्ट होने वाला है, लेकिन कुछ दिन पहले वो सभी को मना कर रहा था। मुझे लगता है इसका कुछ कनेक्शन होगा चाइना के साथ और उसी वजह से अपना स्टेटमेंट को वो बदल चुका है। और वहाँ पर बहुत सारे जियोलॉजिस्ट भी थे, वही बोलते हैं तुम चिंता मत करो हम बहुत ही स्पेशलिस्ट है, अगर हम बोल चुके हैं ये इरप्शन नहीं होने वाला है तो इसका मतलब ये इरप्शन नहीं होगा। लेकिन जो भी ये बात को सच समझ रहे हैं और इरप्शन होने का दावा कर रहे हैं वो बहुत ही बड़े बेवकूफ है, उनको जियोलॉजिस्ट होने का कोई हक भी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े जियोलॉजिस्ट होने के बाद भी वो एक सिंपल से वोल्केनो को एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ वो साइंटिस्ट जरूर से बहुत सारे पैसे को ह्यूमन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से लिए होंगे, तभी जाके ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए अपना स्टेटमेंट को बदल रहा है। और उन सभी के साथ साथ चैन भी बहुत ही निराश हो चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था इन सभी का अभी गेम एंड होने वाला है, अब ये चाहकर भी बच नहीं सकते। और उसी समय वो वोल्केनो इरप्ट हो जाता है और बहुत ही बड़ा धमाके के साथ साथ हमें वो रिपोर्टर को भी दिखाते हैं जो कि वहां पर गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वो इतने बड़े इरप्शन को देखने के बाद वो बिल्कुल ही शॉक हो चुका था, यहाँ तक कि उसके चेहरे में एक रिएक्शन भी नहीं होता, क्योंकि वो पल भर में ही वो वोल्केनो इरप्ट हो चुका था और उसी समय वो हंसते हंसते ही ये दुनिया को अलविदा कह चुका था। फिर हमें कमांडर की तरफ दिखाते हैं जो कि पहाड़ के ऊपर खड़े होकर सिटी को नजर रख रहा था और बोलता है फाइनली मैं ये मिशन को कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी अगर यहाँ पर एक वोल्केनो इरप्ट भी हो जाता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग दूसरी जगह में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन तभी पीछे से कोई सोल्जर आ जाता है और बोलते हैं कमांडर बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक आ चुका है, इसका मतलब ये वोल्केनो इरप्ट भी कभी भी हो सकता है। फिर वो कमांडर अपने सभी सोल्जर को कांटेक्ट करके बोलता है सभी लोग बी प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अर्थक्वेक आ चुका है और कोई भी पैनिक मत करना और आराम से दिमाग को ठंडा करके सभी स्टेप आगे बढ़ाना। और वहाँ से मैसेज भी आता है यस आप चिंता मत कीजिए, हम सभी लोग अच्छी तरीके से ट्रेनिंग पाए हैं, इस वजह से कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हम डटकर मुकाबला करेंगे। और वो कमांडर भी बोलता है हाँ तुम सभी लोग एक बहुत ही बड़े हीरोज हो जो कि यहाँ तक पूरा एंड होने तक रुके हो, हम जरूर से रिटर्न होंगे एक विक्ट्री का साइन लेकर और सभी न्यूज में हमारा ही नाम होगा, सभी हीरोज का नाम। फिर हमें दूसरे तरफ बहुत सारे बॉसेस को दिखाते हैं और सभी सोल्जर जा रहे थे, लेकिन वहां पर ऑलरेडी भूकंप आ चुका था और ये धीरे धीरे भूकंप और भी स्ट्रांग होते जा रहा था और सैन भी इस नजरे को देख रहा था और ये ऐसे पूछता है तुम्हारे कैलकुलेशन के हिसाब से इनका पॉसिबिलिटी क्या है, ये क्या अच्छी तरीके से इस जगह से जा पाएंगे या फिर नहीं। और ये बोलता है अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन इनका सर्वाइव होने का पॉसिबिलिटी 26% है और स्पेशल जो लास्ट बॉस में जा रहे हैं उनका बचने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि वो लोग वोल्केनो के लाभा में मर भी सकते हैं डायरेक्ट कंटेंट में आकर। बट सैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ एक बेट लगाना चाहते हो, क्या पता आगे जाके कोई मिराकल हो जाए और उन सभी लोग बच जाए। और यही भी बोलता है लेकिन मिराकल भी बहुत ही रैंडम चीज है, अगर हो भी जाए तो भी उसका आउटकम क्या निकलेगा किसी को भी पता नहीं है और यहाँ पर ऑलरेडी 80,000 से ज्यादा लोग हैं
वो लोग यहाँ से जिंदा बच पाना बहुत ही मुश्किल का काम है। और तभी वहां पर हवा में उड़ते हुए एक कार आता है या फिर एक थार आता है, जिसको देख के लग रहा था कि उसका कंट्रोल खो चुका है और अपने कार को अनबैलेंस होते हुए चला रहा था। और इसको एआई भी डिटेक्ट कर देता है और बोलता है ये कार बहुत ही सस्पिशियस है, क्योंकि इसका टायर बिल्कुल ही फ्लैट हो चुका है। इसका मतलब इसका टायर पंक्चर हो चुका है। फिर सैन भी पूछता है अगर ये कार आगे चलने वाले बस से सेफ डिस्टेंस पर रहता है तो फिर इसका चांस कितना होगा जिंदा बचने का। फिर एआई अपना कैलकुलेशन करके बोलता है हाँ मैं कैलकुलेशन कर चुका हूँ, और उसका कंडीशन को पूरा देखने के बाद मुझे पता चल रहा है अगर वो अपने आप को संभाल नहीं सकता और कार को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो जरूर से किसी के साथ टकराएगा, वो भी 130 के स्पीड में से, और उसका 64% चांस है उसका कार क्रैश होने वाला है। फिर हमें उस कार के अंदर वाले सोल्जर को दिखाते हैं जो कि बिल्कुल ही घबरा चुका था और बोलता है बहुत ही बुरा हुआ इस वक्त, क्योंकि ये बाइसाइकिल आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। लेकिन जैसे आगे देखता है वहां पर बहुत सारे बस जा रहे थे, लेकिन उसके मिरर में भी उसके बच्चे का फोटो था, और सोचता है अगर मैं इसके साथ टकरा जाऊंगा तो फिर मेरे साथ साथ बस में भी जितने लोग हैं वो भी इंजर्ड हो जाएंगे और कोई तो मर भी सकते हैं, और मैं उस बस में जितने भी लोग जा रहे हैं उनके जान को दाव में नहीं लगा सकता, क्योंकि उनके भी फैमिलीज हैं, उनके भी बच्चे हैं। इस वजह से अपने कार को बिल्कुल ही मोड़ देता है और उस मोड़ने के चक्कर में वो हाईवे से टकरा जाता है और डायरेक्टली जगह वो कार वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है। और यही बोलता है वो ड्राइवर अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया दूसरे का जान बचाने के चक्कर में। अगर इसी तरीके से सभी लोग सोचेंगे तो फिर ये धरती बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर सैन बताता है अभी बताओ ये ब्रिज से नीचे गिरने के बाद इसका चांस कितना है बचने का, क्योंकि अगर वो बस के साथ टकरा था उसका चांस 0% था बचने का, लेकिन ब्रिज से नीचे गिरने के वजह से वो चाहे तो बच भी सकता है। इसलिए यह अपना कैलकुलेशन करता है और बोलता है रुको मैं री कैलकुलेशन करता हूँ। वो बताता है उसका बचने का सक्सेस रेट इंप्रूव हो चुका है। फिर हमें उस कार को दिखाते हैं जो कि एक्सीडेंट होकर नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन तभी उस कार से नीचे से एक हाथ आता है। फिर हमें दिखाते हैं वो सोल्जर को जो कि उस एक्सीडेंट से बच चुका था और उसका बचने का चांस 86% बढ़ चुका था। और सैन भी बोलता है हो गया ना मिराकल, मैं तुम्हें बोला था यहाँ पर बहुत सारे मिराकल होते ही रहते हैं, तुम्हें सिर्फ अपने काम को करते रहना है, जब भी टाइम आएगा वो मिराकल तुम्हारे साथ हो जाएगा। फिर काउंटडाउन भी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि 5 सेकंड के अंदर ही वो अपोकलिप्स आने वाला है और सभी वोल्केनो इरप्ट होने वाले हैं। फिर सभी लोगों को हमें दिखाया था कमांडर, फिर इंचार्ज को और जियाओ को, फिर कुछ सोल्जर को, और काउंटडाउन के साथ साथ 5 सेकंड बीत जाता है। फिर सैन बोलता है वेलकम टू अपोकलिप्स, और उसके पीछे वोल्केनोस इरप्ट हो रहे थे। फिर हम सभी को बताया था यूनचान सिटी में सभी जगह डिस्ट्रॉय हो चुका है ये वोल्केनो इरप्शन होने की वजह से, और उसके बाद से लेवल 7 से भी ऊपर का डेंजर आ चुका था। ये हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजास्टर होगा ह्यूमन हिस्ट्री में जो कि रिकॉर्ड किया गया है। और इस वोल्केनो इरप्शन की वजह से 6.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया हुआ था। वहाँ के आसपास जितने भी बिल्डिंग थे जितने भी रास्ते थे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है उसके वजह से, लेकिन वो अभी तक भी नहीं रुका है, अभी भी डिस्ट्रॉय चालू ही है। वहाँ के आसपास जितने भी माउंटेन पहाड़ पर्वत है वो सब कुछ पिघल चुका है। फिर हमें दूसरी तरफ लोगों को दिखाया था जो कि सिटी का लास्ट बैच था और उनके साथ भी बहुत सारे सोल्जर भी जा रहे थे। ये सब जानने के बाद कोई भी एक इंसान नहीं बचेगा जो कि मरेगा, लेकिन ये जो लास्ट बैच है वो सबसे खतरनाक बैच है क्योंकि इसके पीछे ही भूकंप के साथ साथ बहुत सारे लाभा भी आ रहे थे। इसलिए सभी को कमांड दिया था जल्दी से बस को चलाओ ताकि हम इस डिजास्टर से बच सके। लेकिन वो जितने भी तेज बस चला ले लेकिन फिर भी अपने भाग्य से नहीं बच सकते क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत सारे पत्थर आके गिर रहा था उनके बस के आसपास और उस बस को टकरा भी रहा था। और उसी बस के अंदर एक कमांडर था जो कि सभी को ऑर्डर दे रहा था कोई भी पैनिक मत करो, सभी लोग अपने दिमाग को शांति रख के बस को चलाओ और जितने भी सोल्जर है सभी लोग सिटीजन को संभालो। और मन में भी सोच रहा था हम इस मुसीबत से कैसे बचे या फिर कितने बच सकते हैं, क्योंकि सभी बचने का मुझे कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है। और उसी बस के ऊपर बहुत सारे पत्थर आके टकराते भी हैं और उस बस का ड्राइवर का कंट्रोल भी खो जाता है। लेकिन कुछ आगे देखे वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और बोलता है कमांडर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुका है, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम। फिर हम दूसरे साइड में दिखाया था जो बस आगे चल रहे थे और यहाँ का जो इंचार्ज था वो कमांडर को कॉन्टेक्ट कर रहा था और बोलते कमांडर हंग आप सभी लोग कहाँ पर रह चुके हैं, क्योंकि आप हमारे पीछे पीछे आते हुए गायब ही हो चुके हो, हम आपको देख भी नहीं पा रहे हैं। आप अपने बस को ज्यादा स्पीड चलाइए ताकि हमारे पास पहुंच सके। लेकिन दूसरी तरफ कमांडर को दिखाते हैं जो कि कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि वो समझ चुका था हम वहीं पर ही मारे जाएंगे, क्योंकि उनके आगे जो रोड था वो बिल्कुल ही टूट चुका था अर्थक्वेक की वजह से। और कमांडर की ये बात सुनकर इंचार्ज भी हैरान हो जाता है और बोलता है कमांडर आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ सोल्जर को लेकर वापस आते हैं आपका मदद करने के लिए। लेकिन आगे से कमांडर का रेस्पॉन्स आता है यंग चैन तुम ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, तुम्हारे साथ बहुत सारे सिटीजन भी है, तुम सिर्फ उनका ख्याल रखो, मैं सिर्फ एक ही हुई से तुम यहाँ से सेफ से निकल जाओ। और इंचार्ज बोलता है लेकिन फिर भी कमांडर मैं आपको छोड़े कैसे जा सकता हूँ, बट कमांडर बोलता है कीप मूविंग आगे चलते रहो ये मेरा ऑर्डर है। और इंचार्ज भी उस तरफ बहुत ही परेशान हो चुका था और मन में भी सोच रहा था हम सभी लोग सोल्जर से और बहुत सारे लोगों का मदद किए हैं इस डिजास्टर से बचने के लिए, लेकिन फिर भी गॉड हमें इस तरीके से पनिश कर रहा है, ये बिल्कुल ही फेयर नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हमारे पीछे जितने भी सोल्जर है वो मारे जाएं, वो सभी लोग ह्यूमैनिटी के लिए एक हीरो हैं। फिर पीछे की तरफ कमांडर होंग को दिखाते हैं जो कि बस से बाहर निकल चुके थे और फ्रेश हवा को खा रहे थे और बोलता है आज एक्सपेक्टेड हम लोग और आगे नहीं जा सकते। लेकिन तभी पीछे से और एक सोल्जर आता है और बोलता है सर अगर हम गाड़ी से नहीं जा सकते तो फिर हम भाग तो सकते हैं, अगर कोई भाग नहीं सकता तो फिर हम उसको उठा के भागेंगे, हम ऐसे ही हार नहीं मान सकते, जब तक हमारे पास जान है तब तक हम लड़ेंगे। लेकिन कमांडर हंग बोलता है कितना टाइम हो चुका है तुम्हें सोल्जर बने हुए, क्या तुम शादी की हो या फिर नहीं। और वो सोल्जर ही बोलता है हाँ मैं आर्मी में ज्वाइन हुए 1.5 साल हो चुका है और मेरा एक वाइफ भी है। फिर कमांडर
बोला तो फिर जाओ एक फोन कॉल कर दो, तुम्हारा लास्ट फोन कॉल। और वो सोल्जर का आंखों से भी आंसू आ जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था ये मेरा आखिरी दिन है। लेकिन तभी सामने से कुछ देखता है जिसकी वजह से उसके आंसू भी चले जाते हैं और बोलता है कमांडर आगे देखिए आगे क्या है। और कमांडर जैसे भी आगे मुड़ के देखता है वहाँ के आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा स्पेसक्राफ्ट आ चुका था, जिसको देख के खुद कमांडर भी हैरान था क्योंकि अपने जिंदगी भर में वो कभी भी स्पेसक्राफ्ट नहीं दिखा है, वो भी इतना बड़े स्पेसक्राफ्ट। फिर उसी स्पेसशिप के अंदर से कोई एक आदमी आता है जिसके चारों तरफ बहुत ही ग्लो कर रहा था और कमांडर भी सोचता है ये स्पेसशिप किसका है आखिरकार और ये बंदा है कौन। फिर दिखाते हैं वो बंदे को जो कि मिस्टर सेन था और अपने पोज के साथ साथ वहां पर खड़ा हुआ था सबके सामने ही। और सभी लोग इसको देखने के बाद बोलते हैं ये सब हो क्या रहा है, ये इतना बड़ा स्पेसशिप मैं सिर्फ मूवी में ही दिखा हूँ। फिर सेन के साथ साथ एआई भी बोलती है तुम सभी लोग पैनिक मत करो, हम यहाँ पर आए हैं तुम सभी को रेस्क्यू करने के लिए, तो फिर तुम चिंता मत करो। लेकिन कमांडर होंग बोलता है ये तो बहुत ही बड़ा स्पेसशिप है, हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पर आ भी जाएंगे तो भी हम यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि इतना बड़े स्पेसशिप को अगर तुम नीचे लैंड करोगे तो फिर पूरा का पूरा जमीन ही फट जाएगा और ऊपर से यहाँ पर भूकंप भी आ रहा है, उस स्पेसशिप के अंदर जाने से पहले ही बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तभी सैन उसके पीछे आ जाता है, बोलता है इसलिए इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ पर्सनली तुम सभी को बचाने के लिए। और कमांडर हंग भी पीछे मुड़ के बोलते हैं तुम तो हम सभी का सेवियर हो। और सैन बोलता है जल्दी से जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन सभी को गैदर करो एक जगह में ताकि मैं मेरे स्पेसशिप में उनको ले सकूं। और कमांडर बोलता है ऑलराइट, लेकिन तुम क्या स्पेसशिप को नीचे लैंड नहीं करोगे, अगर तुम नीचे नहीं लाओगे तो फिर हमारे लोग अंदर कैसे जाएंगे। लेकिन सैन उसे कुछ नहीं बोलता, सिर्फ एक स्माइल मार देता है। फिर वहां पर जितने भी लोग थे एक जगह में गैदर हो जाते हैं और सोल्जर के साथ साथ कुछ पब्लिक भी थे जो कि इतने बड़े स्पेसशिप को देखे बिल्कुल ही हैरान हो चुके थे और बातचीत कर रहे थे हम इतने बड़े स्पेसशिप तो मूवी में भी नहीं देखे हैं, ये जरूर से कोई एलियन होगा। फिर तभी दूसरा एक भूकंप आ जाता है, इसलिए सैन कमांडर को बोलता है तुम यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो, यहाँ पर भूकंप आ चुका है, जल्द से लोगों को गैदर करो जितना जल्दी हो सके ताकि मैं स्पेसशिप में ले सकूं। फिर सैन एआई को बोलता है जब बहुत सारे लोग यहाँ पर गैदर हो जाएंगे तब अपना स्पेसशिप का लाइट को ऑन कर देना। और एआई बोलते है यस मास्टर। फिर सभी लोग कुछ ही देरी में गैदर हो जाते हैं। फिर स्पेसशिप का एक गेट था या फिर एक होल कह लो, उस होल को ओपन किया जाता है और उस गेट से बहुत ज्यादा लाइट निकल रहा था। नीचे खड़े हुए लोग भी इस नजारे को देख रहे थे और उसी होल से एक बहुत ही बड़ा लाइट का बीम नीचे आके पड़ता है और सभी को बोला जाता है हम एयर फोरेस्ट्रेस को एक्टिवेट कर चुके हैं, तुम डरो मत, आराम से एक एक करके ये लाइट के अंदर आ जाओ, जब तुम ये लाइट के अंदर आओगे तो अपने आप ही ये स्पेसशिप के अंदर आ जाओगे। और सभी लोग ऐसे ही करते हैं, एक एक करके वो लाइट के अंदर जाते हैं और जो भी वो लाइट के अंदर जा रहा था वो अपने आप ही उड़ते हुए स्पेसशिप के अंदर जा रहा था। और लास्ट में सभी जाने के बाद कमांडर हंग भी उस लाइट में एंटर करता है और जाते जाते अपने सिटी को भी नजर घुमाता है जहाँ पर उसका सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और कमांडर भी सोच रहा था ये सिटी को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगे, बहुत सारे लोगों के द्वारा बनाया गया है, ये ऐसे ही एक झटके में बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। लेकिन छोड़ो, एक सिटी अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर हम दूसरे सिटी को बना सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए अगर किसी का जान चला गया तो फिर हम दोबारा से उसके जान को वापस नहीं ला सकते, इसलिए अभी के लिए हमें आगे का बात सोचना चाहिए। फिर तभी वो लोगों की तरफ दिखाते हैं जो कि हवा में उड़ते हुए जा रहे थे और बातचीत कर रहे थे, ये तो सच में बहुत ही कूल है और इस तरह का फीलिंग मुझे बिहार में भी नहीं आया है। और दूसरा ही बोलता है हाँ मुझे तो अभी भी याद आया, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। फिर ऊपर देखता है जब वो स्पेसशिप में एंटर करने वाला था और बोलता है लगता है कि हम अभी स्पेसशिप के अंदर जाने वाले हैं। और कुछ ही देर के अंदर वो आराम से स्पेसशिप के अंदर चला आता है, लेकिन जैसे एंटर करता है वहां पर बहुत जोरों से रोशनी भी आता है, उसी वक्त से अपने आंखें भी बंद कर लेता है। लेकिन जब अपने आंखें को धीरे धीरे करके खोलता है वो चारों तरफ देखता है बहुत सारे लोग भी उसके साथ आ चुके थे और वहां पर वो स्पेसशिप के अंदर आ चुका था। और पूरे के पूरे स्पेसशिप को देखने के बाद वो बिल्कुल ही दंग हो चुका था क्योंकि इस तरीके का टेक्नोलॉजी ये दुनिया में नहीं है। फिर तभी सैन का वहां पर प्रोजेक्शन लग जाता है और बोलता है एवरीवन यहाँ पर अटेंशन दो, हम अभी का अभी सेफ जोन में निकलने वाले हैं। इन अदर वर्ड तुम सभी सर्वाइवर बहुत ही लकी हो जो कि स्पेसशिप की मदद से तुम बच चुके हो, लेकिन अगर स्पेसशिप नहीं आता तो भी तुम सभी लोग मारे जाते यहाँ पर। और हाँ मैं तुम सभी को कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या फिर कुछ भी है तो फिर तुम उसको ऑन कर दो और लाइव ब्रॉडकास्ट करो और सभी को बताओ हम सभी लोग सेफली निकल चुके हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जानना चाहिए अगर तुम किसी काम को सच्चे दिल से करोगे तो फिर तुम्हारा वो काम जरूर से होगा। फिर ये न्यूज हर जगह फैल जाता है और सभी जगह ये न्यूज चल रहा था, जितने भी वहाँ पर लोग थे वो सभी लोग सेफली जा चुके थे और 10 मिनट के अंदर ही वो स्पेसशिप सेफ जोन के अंदर आ चुका था। वो इतना फास्ट था और उस स्पेसशिप के अंदर एक बार में ही 1 लाख पीपल जा सकते थे। वो स्पेसशिप इतना कंफर्टेबल था, अगर मैं जीवन भर भी वहाँ पर रह जाता तो भी मुझे कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं लगता। फिर तभी एक आदमी की तरफ दिखाते हैं जो कि बिल्कुल ही मेन कैरेक्टर की तरह दिख रहा था। मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है ये एक्चुअली मेन कैरेक्टर है या फिर इस दुनिया का वो सैन है या फिर इस मानवा का राइटर कैरेक्टर को अच्छे से डिजाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो भी मानवा को बनाता है उन सभी का मेन कैरेक्टर का चेहरा एक जैसे लगता है। और वो आदमी ये न्यूज को पढ़ के बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था। तभी उसके पीछे से एक और आदमी आता है और बोलता है ये ह्यूमन डिफेंस सिस्टम सच में लाजवाब है, उन्होंने एक्चुअली में एक स्पेसशिप को क्रिएट कर चुके हैं, यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर ही बहुत सारी चीज चेंज हो चुका है इस अर्थ में, जो कि यकीन करना भी बहुत ही मुश्किल है। और नीचे बैठा हुआ बंदा कहता है मैनेजर पेंग आप यहाँ पर, लगता है कि आपको भी यहाँ पर असाइन किया गया है। और मैनेजर पेंग कहता है यस, आफ्टर ऑल मेरे अंडर में जितने भी लोग आते हैं वो सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करके यहाँ पर आ चुका हूँ ये सॉफ्टवेयर कंपनी में, मैं मेरे पोजीशन को लूज करना नहीं चाहता हूँ। और वो भी कहता है हाँ हाँ मैं भी यहाँ पर इसी वजह से आया हूँ क्योंकि ये कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी है और इसका नाम था जियावलू। और मैनेजर पेंग कहता है जियावलू तुम एक बार के लिए सोचो, अगर तुम्हें दुनिया कंट्रोल करने का पावर मिल जाता है तो फिर तुम क्या करोगे।
और जियाओलो भी एक बार के लिए सोचता है आसमान की तरफ देखते हुए। फिर डिसाइड करता है कि अगर मुझे ये मिल जाता है तो फिर मैं कैपिटल सिटी में जाकर एक सूट को खरीदूंगा और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा। फिर दूसरी तरफ कुछ मीडिया को दिखाते हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ इंटरव्यू कर रहे थे और वो साइंटिस्ट को बोल रहे थे ये स्पेसशिप को देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि यह हमारे टेक्नोलॉजी के साथ मैच करता है, ये जरूर से कोई हाई सिविलाइजेशन हो गए। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? आपने तो न्यूज देखा ही होगा वो जाइंट स्पेसशिप को, या फिर ये चाइना का एक सीक्रेट वेपन भी हो सकता है। फिर वो प्रोफेसर बोलता है हाँ, जो टेक्नोलॉजी वो स्पेसशिप में यूज हुआ है वो सच में हमारे सिविलाइजेशन के अंडर नहीं आता, वो हमारे बियॉन्ड सिविलाइजेशन है। जो भी स्पेसशिप का ऑनर होगा वो जरूर से कोई दूसरे सिविलाइजेशन से बिलोंग करता होगा। मुझे तो स्पेसशिप देखने के बाद ही पता चल चुका था ये ऑर्गेनाइजेशन इतने भी सिंपल नहीं है। और मन में भी सोच रहा था इन सभी को देखने के बाद मुझे पता चल चुका है ये जो ह्यूमनिस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो जरूर से कोई एलियन स्पीसीज है जो कि इस दुनिया से नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से हमें बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर वो न्यूज में बताता है सिटी ऑफ सान में बहुत सारे लोग मारे गए हैं वोल्केनो इरप्ट होने की वजह से, जिससे कि लग रहा था आसमान से आग का गोला नीचे गिर रहा है। टोटल डेथ 4 लाख से भी ऊपर जा चुका है, लेकिन 80,000 लोग को बचाने के बाद भी बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए हैं। सिर्फ उस सिटी में सिर्फ 80,000 लोग को ही बचाया गया है। ये पूरा ग्लोबल वोल्केनिक इरप्शन में पूरा वर्ल्ड वाइड 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं एक ही दिन में। इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास पावर है सभी को बचाने का, लेकिन वो यहाँ पर आके हम सभी को नहीं बचाए। ये ऑर्गेनाइजेशन का इस वर्ल्ड में आने के लिए कोई सेल्फिश पर्पज होगा, इस वजह से ये वर्ल्ड में आकर कुछ लोग को बचा रहे हैं जो कि उनके बात मान रहे हैं, लेकिन बाकी सबको मारने के लिए छोड़ दे रहे हैं। फिर दूसरी तरफ हम वो स्पेसशिप में दिखाया था जहाँ पर एआई बहुत ही गुस्सा कर रहा था और बोलता है बेकार, ये दुनिया का लोग बहुत ही बेकार है। उन लोग का हिम्मत कैसे हुआ हमारे मास्टर के साथ इस तरीके से बातचीत करने का? हम लोग उन्हें पहले ही अनाउंस कर चुके थे वोल्केनिक इरप्शन के बारे में और वार्निंग भी दे चुके थे, लेकिन वार्निंग ना मानते हुए वो लोग अपने मनमर्जी कर रहे थे। अभी वो सारे दोस्त हमारे मास्टर के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन सैन बहुत ही शांत था और बोलता है तुम गुस्सा मत करो, तुम्हें शांत होने का कोशिश करना चाहिए। बट एआई बोलता है लेकिन फिर भी, बट सैन बोलता है तुम इन सभी लोगों के बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें जितना बोल रहा हूँ तुम्हें सिर्फ उतना करना है। फिर हमें वो मीडिया की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर सभी को बोल रहा था अगर वो स्पेसिफिक आके यहाँ पर बचा लेता तो फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग मरने से बच जाते। सिर्फ और सिर्फ उनके वजह से ही बहुत सारे इनोसेंट पीपल मारे गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ वो आगे आके एक्सप्लेनेशन दे वो ऐसा क्यों किए। यहाँ पर इनोसेंट पीपल डिजास्टर से मर रहे थे और वो लोग आसमान में खड़े हुए सबको देख रहे थे। सिर्फ और सिर्फ उनके वजह से ही ये सभी लोग मारे गए हैं। मतलब अभी सभी का सभी दोस्त सैन के ऊपर आ चुका था क्योंकि मीडिया अच्छी तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करना जानता था और उसी मैनिपुलेट की वजह से बहुत सारे लोग भी उसके तरफ खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं इसने सही कहा कि जरूर से कोई इविल एलियंस होंगे जो कि हमारे वर्ल्ड में आके कब्जा करना चाहते हैं। तुम सभी लोग इस अर्थ को छोड़ के वापस चले जाओ जहाँ पर आए थे। फिर वो मीडिया की तरफ दिखाते हैं जो कि बोल रहा था मुझे वो चाइनीज पीपल के ऊपर बहुत ही दया आ रहा है क्योंकि वहाँ पर जितने भी ओल्ड पीपल और बच्चे थे उन सभी को जबरदस्ती उस सिटी से निकाला गया है। इससे पता चल रहा है उनका बिहेवियर एक बारबेरियन की तरह हो चुका है। और उसके आगे प्रोफेसर भी जो बैठा हुआ था वो भी सोचा ये सब कुछ बोल क्या रहा है, यहाँ पर इतना बड़ा डिजास्टर हो चुका है लेकिन ये सभी लोग सीधे नहीं हो गए। और वो कंटिन्यू करते हुए बोलता है हमारा काम है सभी लोगों को फ्रीडम देना, हम लोग ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं जिसको भी सिटी छोड़ के जाना है वो जा सकता है अपने मन के हिसाब से, और जो भी जाना नहीं चाहता तो फिर वो रह सकता है। और यही मॉडर्न सिविलाइजेशन का फाउंडेशन है, सभी को फ्रीडम देना, अपने फैसले खुद करना। हम लोग तो अभी तक नहीं जान पाए यह ह्यूमन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का इरादा क्या है यहाँ पर आने का, लेकिन यह जो भी हो वो जरूर से कोई चाइनीज से रिलेटेड होगा क्योंकि वहां पर आगे ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। इसके पीछे का सच्चाई बहुत ही बड़ा होगा जो कि हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत ही बियॉन्ड होगा। तभी उसी जगह हलचल होने लग जाता है और सभी लोग की इसको देख के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। और पीछे से कोई कहता है डायरेक्टर हमारा होल सिस्टम खराब हो चुका है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रहा है। फिर हमें उसके आगे एक टीवी को दिखाते हैं जिसमें कोई बोल रहा था यहाँ पर बहुत ही नॉइज हो रहा है, इवन मैं 1000 किलोमीटर ऊपर से खड़ा होकर सभी को देख रहा हूँ लेकिन फिर भी तुम सभी लोग बहुत ही लाउड हो। और ये सब कुछ हमारा सैन बोल रहा था और बोलता है इस वर्ल्ड का जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो बहुत ही बड़े बेवकूफ है, यहाँ पर खड़े होकर नारे लगाने से अच्छा तुम जाके कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते या फिर अपना जान बचाने के लिए यहाँ से भागते क्यों नहीं। मैंने सोचा था ये सब होने के बाद और चाइनीज लोग कैसे काम करते हैं उनके लोगों को कैसे बचाया है उसको देखने के बाद तुम सभी के दिमाग में थोड़ा आइडिया आ जाएगा, लेकिन तुम सभी लोग सबसे बड़े बेवकूफ है। सच में तुम सभी लोग मुझे बहुत ही ज्यादा ही डिसअपॉइंट कर चुके हो, मुझे तो अभी तुम सभी को बचाने का मन भी नहीं कर रहा है। और इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होता है और वीडियो के साथ साथ इसका जितने भी चैप्टर आया था वो सब भी कंप्लीट हो गया। आज की जो चैप्टर था पार्ट 3 में मैं 5 चैप्टर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत ही छोटा वीडियो बना है। पता नहीं क्यों पहले पहले जो चैप्टर आ रहा था वो बहुत ही लंबा लंबा चैप्टर था, लेकिन जैसे ही लास्ट में आता गया वो चैप्टर बहुत ही छोटा होता गया। और ये सीरीज ऑनगोइंग है, अगर इसमें अच्छा सा रिस्पॉन्स आया तो फिर इसको मैं कंटिन्यू भी कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इसमें अच्छा सा रिस्पॉन्स आना चाहिए तभी जाके किसी क्रिएटर को इच्छा होगा इसका आगे का चैप्टर बनाने के लिए। तो फिर जल्दी से जाके इस वीडियो में सपोर्ट दिखाओ। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था उस वक्त 20 के सब्सक्राइबर हो चुके थे, इसलिए सभी को थैंक यू। और इसका नेक्स्ट सीरीज कौन सा एक्सप्लेन करो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी कर सकते हो, जिसका भी कमेंट अच्छा रहेगा और जिसका भी सीरीज अच्छा रहेगा तो फिर उस सीरीज को मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, या फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट में कुछ सीरीज के नाम दे दूंगा, उसमें जाके आप बता सकते हो कौन सा सीरीज को मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो फिर ये वीडियो को वहीं पर ही खत्म करते हैं, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।